स्टार्ट कर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ दिन का आगाज किया करें, पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। एनीवेज जी, आज प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। ये लफ्ज पाकिस्तान, इतना दिल के करीब ये लफ्ज, इतनी मोहब्बत इस लफ्ज की अदायगी में, इतना प्यार जब बात हो पाकिस्तान की। ये जो पाकिस्तान लफ्ज़ है, इतना मीठा लफ्ज़, इसके खालिक चौधरी रहमत अली का जिक्र आज सबसे पहले करते हैं। आज 124वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। 1933 में फर्स्ट टाइम जब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान, तो चौधरी रहमत अली की तरफ से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, ये नाम भी उन्हीं की तरफ से तजवीज़ किया गया था कि जो आज़ाद मुमलिकत का तस्वुर हमारे जहनों में है, उसके लिए पाकिस्तान का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि इस नाम को बेहद पसंद किया गया, बहुत पज़ीराई मिली और फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आज मैं और आप हिस्सा है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जो इसके खालिक थे उन्होंने किस तस्वुर के साथ इसका नाम तजवीज़ किया और आज हम लफ्तान के साथ अपनी शनाख्त को पहचान करते हैं। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली का आज 124वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उन्होंने 1933 में पहली मर्तबा लफ्ज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरिकी पंजाब के जिला होशियारपुर में पैदा हुए। लंदन से कानून और सियासत में आला डिग्री हासिल की। चौधरी रहमत अली शुबा सहाफत के साथ भी वाबस्ता रहे। उन्होंने मुमलिकत खुदादाद का नाम पाकिस्तान 1933 में तजवीज़ किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो चौधरी रहमत अली के ख्वाब को तबीर मिल गई। वो निहायत मुतहर्रिक और फाल सियासतदान और मुसलमानाने हिंद के खैर ख्वाह थे। उन्होंने कलम के मैदान में आज़ादी का नारा बुलंद किया और इसी हवाले से हर फॉर्म पर मुतहर्रिक रहे। पाकिस्तान बनने के बाद चौधरी रहमत अली बरतानिया चले गए। 3 फरवरी 1951 को कैम्ब्रिज के अस्पताल में बीमारी के आलम में वफात पाई और वहीं आसूदा हाक हुए। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की चौधरी रहमत अली साहब के हवाले से, एंड डेफिनेटली हम उन्हें थैंक यू करते हैं कि उन्होंने इतने खूबसूरत मुल्क का नाम इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ तजवीज़ किया, लफ्ज़ पाकिस्तान। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इससे जुड़े मामलात और उनकी ज़िंदगी का अहाता करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सदर पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट यूसुफ अजीज़ साहब। उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर जी। आज चौधरी रहमत अली साहब का हम 124वां यौम पैदाइश मना रहे हैं, क्योंकि जब हम उनका नाम पुकारते हैं तो उनके नाम के साथ एक बहुत बड़ा नाम हम पाकिस्तान पुकारते हैं। ये बताएं, आज के मौके पर आप उनकी ज़िंदगी का अहाता कैसे करेंगे? उनकी ज़िंदगी का अहाता इन अल्फाज में किया जा सकता है कि हमारा खून भी शामिल है तज़ईन गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। वाह। अगरचे आज उनका 124वां यौम वलादत है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो हम देखते हैं कि हमारा पाक वतन जिस तरह सरसब्ज़ व शादाब और तामीर व तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा है, ये सारी की सारी कैफियत जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी रहमत अली के उस मेहनत और उस अज़्म और उस हिम्मत और उस जुर्रत व इस्तेदाद का नतीजा है जो उन्होंने आज से कमो बेश जो है कोई 90 साल पहले यानी 28 जनवरी 1933 को अपने मारूफ किताबचे जिसका उन्वान है नाउ और नेवर, उसमें ये नाम दिया था। और अगर आप मुझसे पूछें और मेरे दिल में जो बात सिर्फ मेरे दिल में नहीं बल्कि तारीख़ की ये एक असली सदाकत और एक जुग्राफियाई हकीकत है कि ये 20वीं सदी के रुबे अव्वल में अगर हम समझें कि तमाम तर जितने हमारे सियासी मुहर्रिकीन हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ वक्फ़ किया था, तो उनमें सबसे ज़्यादा मुनफरिद हैसियत चौधरी रहमत अली की नज़र आती है। उन्होंने कमोबेश 36 साल तक इस तस्वर को जो है ताबीर देने के लिए सर्फ किए हैं। 1933 से
पहले 1915 में उन्होंने बज़्म शिबली के तहत इस्लामिया कॉलेज गवर्नमेंट लाहौर में ये बात की थी कि हम मुसलमानों की एक अलहदा रियासत बनाकर रहेंगे, और वो उन्होंने उसका तसव्वुर जो है 1933 में दिया। फिर 1933 के बाद आप देखें कि बमुश्किल 7 साल का अरसा है जब 1940 की करारदाद पास हो जाती है, और मज़ीद 7 साल से भी कम अरसे में जो है या उससे कम बेश बराबर बाद में पाकिस्तान जो है वो अमली शक्ल इख्तियार करता है। इस हवाले से अगर हम देखते हैं तो मेरे ज़हन में यही बात आती है कि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है इस रियासत की तश्कील और इसके इर्तका और इसकी तामीर और इसके मुख्तलिफ जो इसके हवाले हैं उनको आम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। लेकिन उसमें जो एक मुनफरिद चीज़ है बाकी हमारे कायदीन से, वो ये है कि उन्होंने हर चीज़ को एक तरफ रख दिया था, अपनी तालीम को, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को। उन्होंने शादी नहीं की उम्र भर के लिए, और उनके लिए एक बड़ा मारूफ शेर जो है यही कहा जाता है कि उम्र भर के लिए बस एक ही लगन, और इस उम्र भर के लिए बस एक ही लगन थी उसकी, जो और वो लगन ये थी कि किसी न किसी तरह जो है जनूबी एशिया के वो जो करोड़ों मुसलमान और जिनको जो है उस वक्त ये जो हनूद और फ़रंग थे उनकी मुश्तरका कोशिश ये थी, उनका उन्होंने एक इंटेंट जिसे आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी में, ऐसा एक दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया हुआ था कि तमाम हिंदुस्तानी रियासतों को यकजा करके हमने मिसाक हिंदुस्तान का एक आइन जिसे वफाकी आइन कहते हैं वो बनाना है। इस वक्त मेरे सामने वो 26 अफराद हैं जिन्होंने गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसेस जो 1930 से 1932 तक हुई उसमें जो है कमोबेश ये जहन बना लिया था, बल्कि उसकी अमली इजहार भी कर दिया था। और 3 नाम हैं जिनका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, जिनमें सर ज़फ़रुल्लाह हैं, उसके बाद जो है अब्दुल्ला यूसुफ अली हैं, और उसके बाद एक तीसरे साहब हैं। उन सब ने मिलकर जो है जब ब्रिटिश पार्लियामेंट की सब्जेक्ट कमेटी इस पर बहस कर रही थी कि ये लफ्ज़ पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान का तसव्वुर जो है ये क्या है, तो इस तसव्वुर को उजागर करने के लिए उन्होंने इस हद तक मेहनत की कि ये जो नाउ और नेवर का पम्फलेट था ये सुबह शाम इतना ज़्यादा शाया किया और इतना ज़्यादा किया कि बरतानिया के तमाम डाकखानों के डिब्बे पोस्ट जो थे वो भर दिए, और ख़ुद जो है वो डाकखाने का सदर जो है वो उनके घर आया और उन्होंने कहा जनाब आप हमें ये ख़ुद दे दीजिए, हम लोगों को पहुँचा देते हैं। और उन्होंने बरतानिया के हर पार्लिमानी रुकन के घरों तक वो पहुँचाया, जिसका ये नतीजा हुआ कि हमारे ये जो मंदूब जिनकी तादाद 26 थी और उसमें हमारे तमाम काबिल ज़िक्र लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उन सब ने तो उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी, और इसी वजह से 1935 का इंडिया एक्ट जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था। अच्छा सर, आपको तारीख पर इतना उबूर हासिल है, मैं ज़रा आपसे एक और रहनुमाई लेना चाहूँगी। ये फरमाइएगा, लफ्ज़ पाकिस्तान तो पसंद कर लिया गया, और फिर हमने देखा कि 1933 के बाद जितनी भी सेमिनार्स हुआ करते थे, तकारीर हुआ करती थी, कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, वहाँ पर पाकिस्तान को बतौर मुसलमानों के लिए एक अलग की हैसियत से पुकारा जाता था, नाम लिया जाता था। कि इसके अलावा भी कुछ नाम थे जिनकी तजवीज़ पेश की गई थी, या फिर चौधरी रहमत अली साहब ने इस मामले पर या इस नाम पर बाकी सबको कायल कैसे किया? ये नाम सिर्फ चौधरी रहमत अली का ही एक मुजज़ा है, और उससे पहले जो है जो दूसरे नाम आप कह रही हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से, मसलन मुझे याद है अच्छी तरह कि मुस्लिम लीग के लिए पहले ये लफ्ज़ कांग्रेस का भी आया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस, लेकिन जब हिंदुओं ने यह सुना कि अच्छा तो मुसलमान जो है कांग्रेस हमारी में आना चाहते हो या हमारा नाम चुराना चाहते हो, तो हम ये समझ लो कि आपके जो बहुत बड़े मुजतहिद लोग हैं ना, जो बहुत ज़्यादा काविश करने वाले हैं आपके हकूक़ की खातर, वो हमारे सबसे ज़्यादा जो है वो वफादार होंगे। इसकी वजह से एक दूसरा नाम फेडरेशन का आया था, फेडरेसी का आया था। तो ये पॉलिटिकल या सियासी जमातें हैं उनके हवाले से तो बहुत ज़्यादा नाम आए थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी रहमत अली की देन है, और उन्होंने इसके लिए जो
طریقہ اختیار کیا, جو حوالے اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو شاید وقت آپ کا ساتھ نہ دے, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دیا, تعلیم چھوڑ دی, اپنی روزگار چھوڑ دیا, اپنے چلے کیے, اپنے آپ کو جو ہے مخصوص کر لیا, خدا سے دعائیں کی, اس کے لیے میں نے جو ہے یہ جو معروف طریقے سے مذہبی طور پر آپ کرتے ہیں کہ ایک پیش بندی کرنے کے لیے کچھ اوراد اور کچھ وظائف جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے کراتے جو ہے جب میں نے اللہ سے درخواست کی, لہٰذا میرے ذہن میں یہ نام آیا, اور یہ نام اس طرح آیا, اور جب یہ نام جو ہے اسی وقت جو ہے ہمارے دونوں ساتھی, ہمارے دونوں رہنما علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہے ٹیمز دریا کے کنارے دوپہر کے وقت تشریف فرما تھے, تو وہاں جا کر سر عبدالرحیم نے جب انہیں یہ بتایا کہ جی انہوں نے یہ نام تجویز کیا چودھری رحمت علی نے, تو ان کا کہنا ہے کہ سر اقبال جو ہیں وہ اپنی کرسی پر اٹھے اور انہوں نے بہت خوشی سے جو ہے اس کا اظہار کیا کہ یہ واقعی باکمال نام ہے, اور یہ اس نام کا معجزہ ہے کہ وہ مسلم لیگ یا وہ مسلمانوں کی سیاسی قوت یا جماعت جو 1906 سے لے کر جو 1901 میں یہ اصل شروع ہو گئی تھی, 1923 تک یا 27 تک بھی اس کے صرف 1330 ارکان تھے, لیکن جیسے ہی پاکستان کا نام سامنے آتا ہے تو اس وقت دنیا اس پر اتنے والہانہ انداز سے اپنی محبت, اپنی اخوت, اپنی ہمدردی اور اپنی جو ہے اس کو اپناتی ہے کہ وہ تعداد جو ہے ایک سال میں جو ہے 1 لاکھ, دوسرے 2 سال میں 1,41,000 اور اس طرح جو ہے لاکھوں کی صورت میں آگے بڑھتی ہے. جب وہ آگے بڑھتی ہے تو تب مسلمانوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نام میں کتنی کشش ہے, کتنی اس میں جو ہے اس کی اہمیت ہے, اور اس کے لغوی اور معنوی اور علامتی طور پر جو ہے وہ کتنی اس کی پذیرائی ہو سکتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ پاکستان کی تجویز کے ساتھ لوگوں نے اس نام کو نہ صرف سراہا بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کانسیپٹ جب لوگوں کے سامنے آیا کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے نظریات اور جذبات کی عکاسی کر رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا. سر بہت شکریہ صدر پاکستان نیشنل موومنٹ یوسف عزیز صاحب اپنے پروگرام میں شرکت اختیار کرنے کے. ہم یہی کہیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم شہری ہیں, ہم پاکستانی, اور ہمیں پاکستان ہونے پہ فخر ہے. That's true. اور جس طرح انہوں نے کہا نا سر آپ کے کوئی سیاسی نام نہ ہو, کوئی سیاسی مقصد نہ ہو, نام میسر, آج کتنا مختلف وقت اور زمانہ ہے کہ آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, میکسیمم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان میں, اس میں پاکستان کا لفظ ضرورت ہے. پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, پاک سرزمین, تو اس طرح ڈیفرنٹ پارٹیز جس میں پاکستان یعنی پہچان کیا ہے, پاکستان ہے. لیکن ایک غلطی جو کہ ہم ایز اے پاکستانی کر رہے ہیں, آج ذرا اس کی بات بھی کرتے ہیں, برداشت نہیں کر رہے. کیا آپ جانتے ہیں آج دنیا بھر میں برداشت کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کے منانے کا مقصد کیا ہے؟ جو معاشرے میں عدم برداشت ہے, جو صبر و تحمل کی کمی ہے, اس پر بات کرنا, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ عدم برداشت کے معاشرے پر جو رونما ہونے والے منفی اثرات ہیں اس سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے, اس کو سمجھا جائے, جانا جائے, اور اپنے ایٹیٹیوڈز میں, بیہیویئر میں ایسے موڈیفیکیشنز لائی جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم برداشت اپنے اندر پیدا کر سکیں. ہم اگر برداشت پیدا کریں گے تو وہی چیز ہمارے چھوٹے نے, ہمارے بچے ہم سے اڈاپٹ کریں گے, کاپی کریں گے, اور اس طرح معاشرے میں برداشت پیدا ہوگی. یہ بہت اہم ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر کا. لیکن میں چونکہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں تو میں ضرور کہوں گا ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے, وہ چاہے آفس کا ماحول ہو, وہ چاہے گھر کا ماحول ہو, وہ چاہے آپ باہر بازار میں ہوں, برداشت کرنا ضروری ہے. ایسے ہی, اور جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں نا تو آپ نے بہت سارے زندگی کے وہ حصے گنوائے ہیں کہ جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی, مطلب کہیں نہ کہیں وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے جڑے ہیں, چاہے ہمارے آفس ہو, چاہے ہم بازار میں جا رہے ہوں, ہم ہاسپٹل میں جا رہے ہوں, کیونکہ یہ برداشت ہے نا جس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. مطلب اگر ہم روڈ پر آ کر رکتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی سگنل گرین ہوا ہے, آپ نے پارکنگ گیئر پہ رکھی ہوئی ہے گاڑی, مطلب گاڑی ہے, کوئی جیٹ تھوڑی ہے کہ اگر گرین سگنل مل گئے آپ کو تو گاڑی اڑ کر چلی جائے گی وہاں پر. ایسا پاسبل نہیں ہوتا. آپ سامنے والے کو ریڈی ہونے کا موقع دیں, کم سے کم اس کو 10 سیکنڈ تو دیں تاکہ وہ اپنی گاڑی کو ڈرائیو گیئر میں ڈال سکے اور گاڑی کو آگے لے کر جا سکے. پیچھے سے اتنی ہارنز کی آوازیں آتی ہیں. ہم کہتے ہیں, مطلب اگر ہم اسلام آباد میں, تو کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کے لوگ جو بڑے مہذب ہوتے ہیں. مہذب اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ اس حساب سے بہت زیادہ ہے کہ دنیا بھر میں, مطلب پاکستان میں جہاں کہیں بھی پاکستانی مطلب ڈگری ہولڈرز ہیں, یا پھر یوں کہہ لیں کہ
सिविल ऑफिसर्स हैं, सिविल ऑफिसर जब हम नाम लेते हैं ना तो मतलब इस तरह की जेंट्री यहाँ पर पाई जाती है, तो इस किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब आपको इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़े ना, तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। मतलब आप सिर्फ 10 सेकंड्स वेट नहीं कर सकते। इसका एक हल है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो कि आप किसी सड़क पर हो, पीछे जो साहब मौजूद हैं वो हॉर्न बजाएं, तो आप आराम से गाड़ी से उतरिए, पीछे जाइए, हॉर्न पे हाथ रखिए, आप तू जा मेरी गाड़ी चला ले, तू लंघ जा, तू मेरी गाड़ी ले जा, फिर मैं आप ही का। मतलब ऑनेस्टली मुझे भी समझ नहीं आता हॉर्न क्यों दिया जाता है। हॉर्न को ऑनेस्टली हॉर्न को गाली समझा जाना चाहिए, हॉर्न देना ही नहीं चाहिए आपको, चूंकि ज़ाहिर है एक तो नॉइस पोल्यूशन और दूसरा ज़ाहिर प्रेशर हॉर्न में वैसे ही पाबंदी है, लेकिन होने ही नहीं चाहिए। हॉर्न्स वैसे भी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है जो अगला बंदा इस वक्त सड़क पर है वो किसी वजह से स्लो है, वो किसी वजह से वहाँ पर या तो उसके आगे गाड़ी है या कोई रुकावट है, या बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ जब होती तब भी आपके हॉर्न देने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से अफराद जो हॉर्न देते हैं वो प्लीज इस बात को समझिए, जो आगे वाले भाईजान है वो किसी वजह से स्लो और वो जाएंगे तो आप जाएंगे ना, आप उड़ के उनकी गाड़ी क्रॉस करके तो नहीं जा सकते। तो ये सबसे बेसिक मसला है हमारे यहाँ। चलें जी, अब ये तो हमने बात की आज जो आलमी यौम बर्दाश्त है, टॉलरेंस डे के हवाले से, चूंकि ज़ाहिर है हमें समझना है कि किसी और का भी हक है और उस हक को हमने मजरू नहीं करना, उसका भी एहतराम करना है। यही वक्त की अहम ज़रूरत है, इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद के F9 पार्क, चूँकि यहाँ पर जर्मन सफारत खाने की जानिब से फैमिली फेस्टिवल सजाया गया, जिसमें बच्चों ने एनिमेटेड फिल्म के ज़रिए मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आगाही उनको दी गई। बच्चों के लिए सजाया गया तफरीही मेला, जिसमें मुझे लगता है जरिए आप गई और रात को गई तभी चीख रही हैं। बिल्कुल नहीं गई हूँ, मुझे काफ़ी दिनों से एलर्जी हो रही है, और लेकिन खैर आप ज़रा रिपोर्ट देखिए, मैंने बता दी कि मुझे एलर्जी क्यों हो रही है। मौसमियाती तब्दीली से आगाही का मिशन, नन्हे बच्चों की इस्लामाबाद के F9 पार्क में वॉक। बच्चों ने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स के जरिए इस अहम मसले को उजागर किया। जर्मन सफारत खाने की जानिब से सजाए गए रंगारंग फेस्टिवल में बच्चों को एडवेंचर प्लेनेट नामी एनिमेटेड फिल्म दिखाई गई। फिल्म का मकसद बच्चों को मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक आगाह करना था। फेस्टिवल में शरीक बच्चे जहां मुख्तलिफ झूलों से लुत्फानंदोज हुए, वहीं फूड कोर्ट में लगे मनपसंद खानों पर भी खूब हाथ साफ करते रहे। फैमिलीज ने फेस्टिवल के इनकाद को सराहते हुए कहा कि बच्चों को तफरीह के साथ साथ सीखने का मौका मिला है। बच्चों को इस तरह की फिल्में दिखानी चाहिए और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि इन्हें सोशल इशू से मुतलिक बताया जा सके। ऐसे इवेंट्स लाजमी होने चाहिए, इससे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। इवन के यहाँ डस्टबिन भी डिस्प्ले की हैं फॉर रिसाइकलिंग, और ये वीडियो भी बहुत अवेयरनेस के लिए, इवन बच्चों को भी कोई आइडिया देने के लिए अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शन बहुत इफेक्टिव है। आई रियली लाइक दिस इवेंट। बहुत अच्छा इवेंट है और मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम वी नीड टू बी एजुकेटेड कि हम अपनी इन्वायरमेंट को कैसे साफ रखें। सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो कि रिसाइकलेबल है, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं उन सब ने पेपर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, ग्लास के जार्स में हमें सर्व किया है। इट्स वेरी गुड। रंगारंग इवेंट में गुलकारों ने मौसीकी के तार छेड़कर फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए, जिसे बच्चों और बड़ों ने खूब एंजॉय किया। मेले में गेम जोन के एहतमाम ने तो जैसे बच्चों की चांदी कर दी। बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं और यही हमारा ममार भी। बच्चे अगर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस समझ पाएंगे तो अभी से बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ज़बरदस्त जी, एडवेंचर प्लैनेट, ये मूवी वहाँ बच्चों को दिखाएगी। बच्चों ने इससे फॉर श्योर बहुत कुछ सीखा होगा। बढ़ते हैं आगे, बच्चों के उस्ताद की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेली वेजेस पर जो टीचर्स होते हैं उनको मुलाजमत देने को मुल्क के तालीमी शोबे के लिए नुकसानदेह करार दिया है। बिल्कुल ऐसे किया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने जब इस हवाले से दरख्वास्त की समाअत की
تو 3 रुकनी बेंच था जिसने इस फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के हवाले से अपना फैसला दिया और फैसले में कहा गया कि असातिज़ा किसी भी रियासत की बुनियाद को मजबूत बनाने के साथ साथ तालीम से कौम की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। अब चूँकि तालीम याफ्ता और बाशऊर शहरियों पर मुश्तमिल माशरे की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने जब ये फैसला दिया तो सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हुए ये भी कहा कि अगर सरकारी महकमों ने एडहॉक असातिज़ा लेक्चरर्स की खदमात को तनख्वाह के तहफ़्फ़ुज़ और पेंशन में शुमार करने की इजाज़त दी थी तो ये समझना मुश्किल था कि जो डेली वेजेस वाले स्कूल टीचर्स हैं उनके मामले में ऐसे क्यों नहीं किया जा सकता। लिहाजा अदालत ने तहरीर किया और फैसला सुनाया कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त हक़ाइक़ और कानूनी बुनियाद पर था और इसीलिए ये फैसला कर लिया गया है और कहा गया है कि जो डेली वेजेस का जो कल्चर है इसको नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली इस मामले को ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि कितना इससे नुकसान होता है और अब आगे चलकर हम क्या पॉलिसी देखेंगे। हमें ज्वाइन किया एडवोकेट हुमा जमील बाबर साहब ने। थैंक यू वेरी मच हुमा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इसके बाद अब क्या देख रही हैं कि तालीमी शोबे की बेहतरी के लिए किस तरह से इस फैसले को बुनियाद बनाकर फ़ायदा उठाया जा सकता है कि स्कूल टीचर्स अब वो डेली वेजेस पे नहीं होंगे, उनके भी जो मामलात हैं बेहतर होंगे, चूँकि स्पेशली इन कोविड टाइम्स हमने देखा है वो चाहे प्राइवेट स्कूल्स ही क्यों ना हो कि वहाँ पर जिस तरह असातिज़ा का इस्तेहसाल मैं कहूँगा किया गया, जिस तरह से उनको निकाला गया, जिस तरह उनकी सैलरीज डिले की गई, तो अब इस फैसले के बाद बेहतरी कैसे आती देख रही हैं? जी बहुत खुशाइंद हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है स्पेसिफिक पिटीशन जो फाइल की गई थी उसको मैं यही कहूँगी कि एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके ऊपर अभी मज़ीद जो हम देखेंगे लाई जाएगी तो उसको कैसे ले और जहाँ डेली वेजेस के जो मामला है या साजा हायर किए जाते हैं और ये बहुत मज़ाक़ा खेज़ बात है कि अभी इस पढ़े लिखे माशरे में हम जो कि कौम के मामार होते हैं या वो जो कि लोगों का फ्यूचर था या उनको खुद पता था कि मैं काबिल हूँ और मेरा ये फ्यूचर आगे जाके मुझे कहाँ लीड, तो एफएसटी ने जो डायरेक्शन को कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें जितने भी साजा जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी रिगार्डिंग उनकी जो सर्विस डे है उनको वो उस डे के साथ पेमेंट होगी। उमा साहिबा आप हमारे साथ ही रहिए, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम और हमारे नाज़रीन आपको सुने। ज़रा प्रोडक्शन टीम से गुजारिश है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा देखिए ये मामला क्या है ताकि हम गुफ्तगू मज़ीद कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो मामला है जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये टीचर्स से मुताल्लिक है, यानी बच्चों के जो रोल मॉडल्स होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, हम उनकी बात करें। क्योंकि जब दरसगाह की बात होती है यूँ तो माँ की गोद पहली दरसगाह, लेकिन उसके फ़ौरन बाद स्कूल, और आजकल तो मैं समझता हूँ कि स्कूल पर शायद ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है, चूँकि ज़ाहिर है जो ज़्यादा वक्त बच्चों का गुजर रहा है वो स्कूल में गुजर रहा है, उन असातिज़ा के साथ गुजरे। अब तो लिटरली ऐसा हो रहा है कि बच्चों के जो मामला हैं पेरेंट्स को शायद कम पता होंगे, उसकी जो टीचर है उनको ज़्यादा पता होते हैं, क्योंकि बच्चा घर आके मोस्टली मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, स्कूल में चूँकि वो यूज़ नहीं कर रहा, तो वो स्कूल में उसकी जो सलाहियतें हैं, जिस तरह से वो टीचर देख रही हैं, समझ रही हैं कि बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं, पोटेंशियल क्या है, क्या वो करना चाहता है, तो टीचर पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। ऐसे में टीचर्स को फैसिलिटेट ज़्यादा करना होगा। अच्छा, हुमा साहिबा अगर आपसे हम गुफ्तगू करें प्लीज़ बताइएगा, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, चूँकि हम आज आपसे जानना ही चाह रहे थे कि इस फैसले जिसको आपने कहा लैंडमार्क जजमेंट है ये, इससे आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में बेहतरी किस तरह से हम देखेंगे, इसका इतलाक कैसे होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारा मुद्दा है वो ऐसा है कि अब पॉलिसी मेकर्स पर जिम्मेदारी आयद हुई है, उन्होंने इस मामले को देखना है, गवर्नमेंट ने इस मामले को देखना है। हाउ डू यू सी दिस? जी बिल्कुल, देखिए मैंने इसको जैसे पहले भी कहा एक लैंडमार्क जजमेंट है और इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से अब बात आती है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे स्पेसिफिक इसका एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और इक्वल अपॉर्चुनिटीज के हवाले से ऑलरेडी कानून मौजूद है। अब बात यह है कि इसको स्पेसिफाई करके एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब अगर हमने कहीं इंटरनेशनल अपने डिक्लेरेशन भी जो है वो साइन की है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आर्टिकल 3 जो है वो भी प्रोवाइड करता है कि आपने किसी भी बंदे को कहीं भी एक्सप्लॉइट नहीं करना। अब जैसे आपने कहा कि जिस तरह अभी प्रीवियस दिनों में कोविड के दिनों में जिस तरह असातिज़ा को एक्सप्लॉइट किया गया या उनका इस्तेमाल किया, तो ऑब्वियसली वो उनको हम जिस तरह एक लेबर की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो वो उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म होगा। और जो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड लोग इस प्रोफेशन में आ रहे थे उनकी भी छानबीन होगी कि अब एक प्रॉपर ट्रेन टीचर जो है वो
ہائر کیے جائیں اور اسی طرح ان کو جو ہے پینشن اور جو دیگر بینیفٹس ہیں وہ مہیا کیے جائیں تاکہ ان کا بھی فیوچر سیکیور ہو اور وہ بھی فیل کریں کہ وہ ایک رسپیکٹیبل اور سرٹن فیوچر کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اب بات آتی ہے ایگزیکیوشن پالیسی کی, تو اوبویسلی اب یہ لا میکرز کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. اس کے جو لاز ہیں, جو اس کے رولز آف امپلیمنٹیشن ہیں, ان کو لے کے بھی کوشچن مارک ہے. تو ابھی اس کو اوبویسلی ٹائم لگنا ہے. اب اس ٹائم کو جو لگنا ہے, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یا گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کم سے کم وقت میں کیسے جو ہے اتنا کارآمد بنایا جا سکے کہ اس کو جلدی سے ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. اوبویسلی ہمارے پاس ججمنٹ تو آ جاتی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ذرا پالیسی بننی ہے. بالکل, اور جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں نا حما صاحبہ, ایکسیکیوشن بعد میں آئے گی, پہلے پالیسی کا بننا ضروری ہے. تو ذرا یہاں پہ میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ تجاویز اس کے سلسلے میں دے سکیں کہ جب لا میکرز یہ پالیسی بنا رہے ہوں تو ذرا یہ تجاویز ذرا اپنے سامنے رکھ لیں, ان کے مد نظر ہو, اس پر رکھ کر, اس کے بارے میں سوچ کر, اساتذہ کا خیال رکھ کر کچھ اس طرح کے لاز بنائے جائیں. جی بالکل. دیکھیے, جو اساتذہ کی سروس کی امپورٹنس ہے کسی بھی سوسائٹی میں اور اس کے جو نتائج آئیں گے ہماری جنریشنز کے اوپر, اس سے آپ بالکل بھی میں کہوں کہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب جو بھی پالیسی بنے گی اس کا میکینزم اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اس کا جو ورکنگ کنڈیشن ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی انڈلج کر لیا جائے اور کسی کا کوئی میں کہوں کہ ہائرنگ, چونکہ ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے ایک دن کا, ایک تو یہ بھی ہمارے ہاں بہت پہلے یہ ڈیلی ویجز والا ایشو, یہ بھی اس لیے زیادہ میں کہوں گی کہ اچھی بات ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے اور ایک پرومیننٹ کی طرف, پرماننٹ حل کی طرف جایا جا رہا ہے. کیونکہ ایک اسپیسیفک فیلڈ اور ایک ایکسپرٹ کو ہائر کرنا اور ایک انسکلڈ بندے یا میں کہوں کہ ایسے بندے کو جو اس کو بھی پورا بور حاصل نہیں ہے, تو اس کے اوپر بھی ایک میں کہوں کہ ان کو قدغن آ جائے گی اور ایک ان کا ہائرنگ ٹیم ان کو تشکیل دینی چاہیے. میں کہوں ریسرچ کمیٹی ہونی چاہیے جو اس سب کے اوپر کام کرے, نہ صرف پالیسی بنائے, بڑے پالیسی کی ایگزیکیوشن اور اس کے جو رول ڈیفائنڈ ہوں گے اکارڈنگ ٹو دا دس ججمنٹ, جس پہ اسپیسیفک آئی ہے کہ اگر امپلائیز گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں اور امپلائیز اگر پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو ایک برج بنے گا لا کا, وہ کیا ہوگا. آیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ بھی اسی طرح سے مستفید ہو سکیں گے جس طرح سے گورنمنٹ. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں, چونکہ ظاہر ہے اگر گورنمنٹ ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے ٹیچرز ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ اس طریقے سے کرنا چاہیے. لیکن ایک بات اور بتائیے گا حما صاحبہ, کہ ہم یہ بھی تو دیکھتے آئے ہیں, وہ چاہے تعلیمی ادارے ہوں چاہے اور کوئی ادارہ ہو, جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں کی, ایسے میں اگر بھرتیاں اس طرح سے ہو جائیں کہ اس ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بھرتیاں زیادہ ہو گئی, اور ایسے میں آپ کے بھی اور میرے ہم سب کے سامنے ایسے بہت سے واقعات ہیں, ایسے بہت سے علاقوں کے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر کہنے کو آن پیپر تو تعلیمی ادارہ ہے لیکن نہ وہاں استاد آ رہا ہے, نہ وہاں بچے آ رہے ہیں, پڑھائی وڑھائی تو ہو نہیں رہی, صرف اور صرف جا رہی ہیں تو سیلریز, وہ بندہ کہاں ہے, کہاں کام کرتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو ان معاملات کو بھی تو گورنمنٹ نے دیکھنا ہے. ضروری ہے. بالکل بالکل, یہ میں نے اسی لیے کہا کہ کچھ ایسی آپ کی ریسرچ ٹیمز یا کمیٹیز بننی چاہیے جو ریگولر اس کا مشاہدہ کرتی رہیں اور اپنی رپورٹ بناتی رہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. کاغذ پہ سارا کام ہو رہا ہے, پریکٹیکل ورک کتنا ہے اس کے اوپر کوئی جانچ پڑتال یا ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ دیکھا جا سکے کہ واقعی جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح سے ترقی کر بھی رہا ہے یا نہیں, یا بچوں کو وہ معیاری تعلیم جو حصول ممکن ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک پریکٹیکل کوئی کمیٹی یا کوئی گروپ تشکیل دیا جا سکے جو ان ساری چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اور اس کی ایک اینول رپورٹ جو ہے وہ اس جو یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہر صوبے کی سطح پر ہونا چاہیے. چونکہ ذریعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے معاملے میں ہم بہت سے ایسے گاؤں گوٹ دیہات جانتے ہیں جہاں پر گوسٹ سکولز ہیں, جہاں پر گوسٹ ٹیچرز ہیں جن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آن پیپر تو سکول بھی ہے, آن پیپر تو استاد بھی ہے, لیکن جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں وہ جو عمارت ہے وہ بھینسوں کے باڑے میں تبدیل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گی شیف, جیسے کہ ابھی ہما صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ اینول رپورٹ ریڈی ہونی چاہیے, اس کے بعد ایکشن لینا چاہیے. یہ ہما صاحبہ معذرت کے ساتھ کہنا بہت آسان ہے, لیکن پھر جب گورنمنٹ اس قسم کے ایکشنز لیتی ہے نا تو ہمیں سننے کو ملتا ہے پرائیویٹ میڈیا جس طرح سے چلا رہا ہوتا ہے کہ معاشی استحصال کر دیا گیا, اساتذہ کو نوکریوں سے
निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो ये फैसला लेना भी ना बाज़ औक़ात वफाकी हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर आके सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी आती है, और जब हम बात करते हैं सिंध की तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और फिर वही ये क्लैश हमें देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। लेकिन अब वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना टॉलरेंस डे के हवाले से, और हमने रोड के हवाले से काफ़ी सारी बात की, तो मुझे लगता है कि वो जो बेसब्रे हैं ना, उनके लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, क्योंकि गाड़ियां अब उड़ान भरने को तैयार है। मैं तो मजाक में कह रही थी कि अगर आपने पीछे से बीच में कोई गाड़ी है तो उड़ान भर के वहां पे क्या जाएंगे, लेकिन नहीं, अब ऐसा पॉसिबल होगा। अमेरिकी कंपनी दुबई में ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए उड़ने वाली गाड़ी मुतारिफ करवाने जा रही है, और 2023 जी हाँ साल 2023 में उड़ने वाली गाड़ी दुबई में लॉन्च किए जाने का इम्कान है। अभी दुबई में लॉन्च रही है, इमेजिन करें कि पाकिस्तान के ट्रैफिक मसाइल कहाँ, दुबई के कहाँ, यानी वो उस मसले को समझते हुए किस तरह से निपटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की जरिया वहाँ पर मैं कर रहे हैं, यहाँ तो अगर सबके पास गाड़ी उड़ने वाली होगी तो फिर लड़ाइयाँ ऊपर होनी है, फिर हवा में हमें हॉर्न की आवाज आएगी, हट परे हट, मैंने जाना है। तो जनाब और वहाँ पे कौवे, चील, कबूतर सब मुतासिर हो गए। तो जनाब ट्रैफिक मसाइल ज़ाहिर है इससे निपटने के लिए अमेरिकन कंपनी है, ये सड़क और फजा में चलने वाली गाड़ी नहीं, ठीक है सड़क पर चलते जाएंगे, जहां पर लगा कि नहीं भाई हुन नहीं गल आगे बढ़ रही, फिर उड़ जाएगी और फिर क्रॉस करेगी। तो ये गाड़ी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने की सलाहियत रखती है और सड़क पर भी चलेगी, जब मौका मिला उड़ेगी। इलेक्ट्रिक कार है, 300 मील का फासला 220 मील फी घंटा की रफ्तार से तय करने की सलाहियत रखती है। जी हाँ, तो अब ये वाली गाड़ी तो हमने आपको बता दी, लेकिन सुबह पाकिस्तान की गाड़ी को भी एक छोटी सी ब्रेक हमने देनी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया स्टोरीज का। तो लेते हैं ब्रेक। ये मैंने ब्रेक लगा दी। सुबह पाकिस्तान। KASB K ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASB K ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। Action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's PTV ला रहा है राइजिंग पाकिस्तान का आपके लिए स्पेशल सीजन, यहाँ यूके यानी बर्तानिया से। ये हकीकत है कि जब हम मुल्क से आते हैं यहाँ पे, हमारा दिल और हमारा दिमाग उन्हीं गली में होता है और उसी मुल्क के अंदर रहता है। ये है ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर और ये बिल्डिंग 181 साल पुरानी है। ये कई 100 साल पहले जो ओरिजिनल काबा की चाबी बनी थी, उसके तकरीबन 10-11 रेप्लिकास बने थे। ये उनमें से एक रेप्लिका है। मेरे फादर को हमेशा था कि मेरे बच्चे ब्रिटिश बोर्न हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनको बनाना है मैंने, तो एवरी ईयर वो हमें पाकिस्तान लेके जाते थे। राइजिंग पाकिस्तान, वेलकम टू लंदन। और ये है लंदन का दिल, पिकाडिली सर्कस। एक हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है
के हमारे अहम जो पाकिस्तान में डिज़ाइनर्स हैं उनको चुना गया है कि ये इंडस्ट्री के लिए वो कपड़े बनाएं। और ये है कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क जो कि टॉप 6 नॉमिनेशंस में आई रीबा स्टर्लिंग प्राइज ऑन आर्किटेक्चर पे। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि दरख्तों के अंदर आ गए हैं आप। Exactly. जी वेलकम बैक टू ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने नए मेहमान के साथ। और अब हम चूँकि आ गए हैं अपने लाउंज में, कहते हैं ना कि आप अपने घर के लिविंग एरिया से निकल के ज़रा ड्राइंग रूम की तरफ आ जाए तो थोड़े मामलात अच्छे हो जाते हैं। अच्छे इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब हम लोग जो जिक्र करने जा रहे हैं वो है मुल्क के एनजीओ सेक्टर का, जिसमें शफाफियत और गैर मुल्की ख़ानदान के असरात को बेहतर बनाने के लिए वजारत इक़्तिसादी उमूर में एनजीओज़ की ई पोर्टल और हेल्प डेस्क की सहूलत मौजूद है। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा अब इस नई एनजीओज़ पॉलिसी के तहत एनजीओज़ की मंजूरी का अमल 60 दिनों में, जी हाँ 60 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें पहले 1-1.5 साल लग जाया करता था जब हम माजी में देखा करते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 60 डेज का टाइम दिया गया। लेकिन इसके अलावा पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा और दरख्वास्तें जो हैं वो ऑनलाइन जमा करवाने की सहूलियत के साथ साथ एनजीओज़ के लिए समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के ज़्यादा मौके भी फ्राहम कर रही है। साथ ही साथ जो पॉलिसी है ये मशकूक सर्टिफिकेट्स वाले जो एनजीओज़ हैं उनकी हौसला शिकनी में भी मदद दे रही है। तो ये बड़ा अहम मौजूद, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन की है जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सैयदा अदीला बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट पॉइंट फर्स्ट, ये जो मशकूक असनाद वाली एनजीओज़ की हौसला शिकनी में बड़ा अहम रोल प्ले हो रहा है, तो थोड़ा सा स्टैट्स अगर आपके पास हो, आप इस बारे में कोई बात करना चाहें कि इस गवर्नमेंट में, इस मिनिस्ट्री ने कितना इस पर काम किया है कि ऐसी एनजीओज़ जो एक तो काम ठीक नहीं कर रही थी या कुछ मशकूक उनके मामला थे जिस पर आप लोगों ने काम किया? एक्चुअली पहले तो अगर हमारा मैंडेट है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हम सारी एनजीओ से डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आपके चैरिटीज़ कमीशन भी मौजूद हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। हम सिर्फ उन एनजीओज़ को देखते हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस लेती हैं। अच्छा। और वो बहुत ही थोड़ी सी एनजीओज़ हैं। लाइक अगर ओवरऑल मुल्क में 16,000 एनजीओज़ हैं तो हमारे पास तकरीबन 800-900 या मैक्सिमम 1000 एनजीओज़ ऐसी होंगी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस ले लेती हैं। तो हमारा मैंडेट इस लिहाज से बहुत रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि आपको पता है कि FATF की कंडीशंस भी हैं और उसमें हमने ये देखना है कि कोई टेरर फाइनेंसिंग ना हो, कोई मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। उसके अलावा आपकी बाकी भी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी हैं और नेशनल कमिटमेंट्स भी हैं। तो पिछले 1.5 साल में अभी पॉलिसी हमारी अप्रूव नहीं है, फाइनल स्टेजेस में है। अच्छा। लेकिन 2021 की पॉलिसी में हमने थॉरो कंसल्टेशंस के ज़रिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है और इंशाल्लाह जल्दी उसे कैबिनेट में हम अप्रूव करवा लेंगे। उसके अलावा हमने ई पोर्टल भी लॉन्च कर दिया 30 जून 2021 से। जी। अब जो भी एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन सबमिट की जा सकती है। 60 डेज में अप्रूवल वो 2021 की पॉलिसी जैसे ही अप्रूव होगी तो हम उसको फिर सॉफ्टवेयर को टाइम बाउंड कर देंगे। लेकिन अभी क्योंकि 2013 की पॉलिसी ही इन प्लेस है टिल वी गेट द फाइनल अप्रूवल, तो अभी वो ही चलेगा। हौसला शिकनी की जो आपने बात की, तो हमारा एक्चुअली ये मकसद ही ये है कि हम जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि we want to move with the spirit of partnership between the government and the civil society organizations, as well as a shared responsibility and accountability on both sides, ताकि delays इस तरफ भी ना हो और गलतियाँ उस तरफ भी ना हो। तो इस लिहाज से हमारे जो उनसे है ना, हमने काफ़ी कंसल्टेशन की अपने सारे गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स के साथ, अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। हम ये नहीं कह रहे लाइक इट्स द परफेक्ट वन, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट हम करते जाएंगे जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी। अच्छा, गवर्नमेंट तो मैडम यहाँ पर फैसिलिटेट कर ही रही है, लेकिन हमने पैंडेमिक का माहौल भी देखा। खुदा न खासा पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत का शिकार हो जाते हैं हम पाकिस्तानी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट कर रही होती है, वहाँ पर जो ये सिविल सोसाइटी, जहाँ पे मैं एनजीओज़ का ही जिक्र करूँगी, इनका कितना रोल होता है? ये किस तरह से हम देखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का दूसरा बाजू बन जाते हैं उस वक्त, कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी सोसाइटी में?
نہیں صرف پینڈیمک میں نہیں, اگر آپ یہ دیکھیں تو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی اپنی ایک اہمیت ہے. وہ کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے, اور ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اسپورٹس میں, اور لائک اتنے زیادہ تھیمیٹک ایریاز ہیں, بہت سے ایسے آپ کے علاقے ہیں جہاں پہ آؤٹ ریچ نہیں ہے. تو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا یہ رول ہے کہ دے سپلیمنٹ دا گورنمنٹ ایفرٹس ٹو پرووائڈ دوز تھنگس ٹو دا سوسائٹی. تو اس لحاظ سے تو ان ایوری کنٹری دے آر پلئنگ دیئر رول, اور ہم بھی اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں. اور اسی لیے جو میں نے آپ کو آبجیکٹیوز بتائیں کہ وی وانٹ ٹو موو ود دا اسپرٹ آف پارٹنرشپ اینڈ شیئرڈ رسپانسبلٹی, کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, ٹرانسپیرنسی بھی ہو, اچھے لوگ آگے آئیں, کام کرنے کا ان کو موقع ملے, اور جو غلط کام کر رہے ہیں وہ خود بخود ویڈ آؤٹ ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, گورنمنٹ کی پالیسیز کو آگے لے کر چلنے میں اگر ہم دیکھیں کہ این جی اوز کا جو کردار ہوتا ہے, تو اسینشیل ریکوائرمنٹس کسی بھی این جی او کی یا این جی اوز کی یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی کیا ہوتی ہے؟ اسینشلی تو اگر آپ ہمارے ویب پورٹل پہ جائیں, لائک اٹس اویلیبل www.ead.gov.pk, اس میں این جی اوز پورٹل کی ٹیب ہے, اس کو کلک کریں. اس میں اگر آپ ایونٹس, نوٹیفیکیشنز اور پریس ریلیزز میں جائیں تو یو ول فائنڈ ایوری تھنگ یو وانٹ ٹو نو. وی ہیو FAQs, اگر کسی کو کوئی کنسرنس ہے تو وہ اپنے وہ فریکوینٹلی آسک کویشچنس میں سے کنسرنس کو بھی دیکھ سکتا ہے. تو کمپلائنسز میں کیا کیا ریکوائرڈ ہیں, پوری چیک لسٹ دی ہوئی ہے کہ آپ کا بیسک انفارمیشن پرفارما ہے, اگر آپ کا ڈونر ہے تو اس کی کمٹمنٹ کا لیٹر ہے, اسی طرح آپ کا اینول پلان آف ایکشن ہے, آپ نے کہاں پر کام کرنا ہے, اس کے تھیمیٹک ایریاز کیا ہیں, لوکیشن کیا ہے. تو اس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور پورٹل سے بہت ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی, کیونکہ انلیس یو ڈو دا رائٹ تھنگ دیئر تو وہ اگلا سٹیپ آپ کو نہیں دیتا. تو اس طرح سے بھی کافی جو کچھ ہمارے پاس ایسی بھی ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ آن دا سرفیس ہی ڈوبیس ہیں. ڈونر کمٹمنٹ لیٹر جون سا ہے وہ اس پہ نہ کانٹیکٹ ہے, نہ ای میل ہے, نہ کچھ ہے, بٹ ناؤ یو ہیو ٹو فل ان ایوری تھنگ. تو تب آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. زبردست. اچھا, ایک جملے میں مجھے بتائیں کہ مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں آپ این جی اوز کا ان پاکستان؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سول سوسائٹیز آلویز پلے اے رول ان اینی کنٹری, اینڈ وی لک فارورڈ کہ وہ ہمارے ساتھ بھی اچھا کام کریں گی, گورنمنٹ کا بازو بنیں گی, اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو بھی پوائنٹ کریں گی. لائک دیر آر بلیک شیپ امنگ یو نو, ہر کسی اس میں ہوتے ہیں, تو دے کین پوائنٹ اس آؤٹ ایز ویل کہ بھائی کون غلط کام کر رہا ہے. لائک بالکل, تو ایک ذمہ داری ہے, لائک اٹس اے سینس آف رسپانسبلٹی یا سنسیئرٹی آف پرپز کے ساتھ اگر کام کریں تو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. زبردست. تو چاہے وہ ہماری طرف ہوں یا دوسری طرف ہوں, لیکن this is what we expect. گریٹ. عدیلہ, آپ کی گفتگو جب میں سن رہا ہوں نا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کی آواز بڑی پیاری ہے. مجھے ایسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے آپ ریاضت بھی کرتی ہیں, آپ کا کوئی سنگنگ کی طرف بھی شوق ایسا ہے؟ جی میں ایکچولی کرتی رہی ہوں کالج اسکول میں. اچھا دیکھیں میں نے صحیح گیس کیا پھر تو اسکول لیول سے ہی مطلب یعنی کہ شوق ہوتا ہے نا, اکثر آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں, تو پارٹیسپیٹ کرنا. تو کچھ سن لیا جائے. ہاں, اگر ہم ریکویسٹ کریں کوئی ایک آپ سے گانا سننے کی فرمائش. تو میں نے ایکچولی بیکاز آف مائی ورک آئی کوڈنٹ گیو ٹو مچ ٹائم ٹو دس, لیکن یہ ہے کہ جسٹ فار اے پیشن آئی جسٹ اسٹارٹیڈ. آئی ریلیز 2 songs ایز ویل, اور ابھی 4 ان پائپ لائن ہے. واو, یعنی آپ کو وقت مل جاتا ہے اپنے پیشن کو بھی نکالنا پڑتا ہے, وقت ملتا نہیں ہے, بٹ اپنے لیے وقت ہم نے بھی سیگمنٹ وقت نکال لیا ہے اس کے لیے. تو ایک اگر گانا تھوڑا سا ہو جائے, تھوڑا ماحول چینج ہو جائے گا. میری ایکچولی ابھی جو ریلیز ہونے جا رہی ہے نومبر میں, وہ نور جہاں کی پرانی غزل ہے, آشیانے کی بات کرتے ہو, تو میں وہ تھوڑی سی گنگنا دیتی ہوں. آشیانے کی بات کرتے ہو, آشیانے کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو,
दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक हम आपको इसलिए देते हैं ताकि आप जाएं और जाकर कुछ खा पी आए और थोड़ी सी एनर्जी लेकर आ जाएं। लेकिन अक्सर हम लोगों को कहा करते थे ना कि हेल्दी डाइट, और जिन्होंने वेट गेन कर लिया है वो एक्सरसाइज करें और डाइटिंग की तरफ चले जाएं। मैं आजकल जरा डाइट मोड पर चल रही हूँ, लेकिन यकीन करें इतनी क्रेविंग्स होती हैं कुछ ना कुछ खाने की, इतनी क्रेविंग्स होती हैं जिसकी अभी मैं ब्रेक में बता रही थी कि मैं डेली अंडा खा खा के तंग आ गई। और आपको तो आजकल पुलाव की भी क्रेविंग बहुत ज्यादा, मतलब जो चीज आपकी बॉडी में है ही नहीं ना, आपकी बॉडी पे वो डिमांड करती है कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है। तो मैं ये कहूंगी कि खाना पीना नेमत है, एतदाल के साथ खा लें। ये ना हो कि इतना खा लें फिर बाद में आपको कभी कीटो की तरफ जाना पड़े तो कभी प्रोटीन डाइट की तरफ जाना पड़े, क्योंकि जब आप एक ही किस्म का स्टफ बार बार यूज कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से उस वक्त आपकी बस हो जाती है, फिर कदर आती है ना, कदर आती है। फिर माँ के हाथ के पराठों की भी कदर आती है। और मैं इसीलिए घर नहीं जा रही, और मैं इसीलिए घरे जा रही। मेरे प्रोड्यूसर साहब बार बार कान में कह रहे बन्नू पुलाव, बन्नू पुलाव। मेरा आज खाते हैं, नहीं टीम खा लेती है, आप नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम। आप लोग डेली, आप लोगों ने कल भी केक खाया था, ठीक है, और आप इन लोगों ने मुझे बुलाया भी था कि जरा आप आज हम केक खाते हैं। मैं तो उसके पास से भी नहीं गुजरती और दूर से निकल जाती, क्योंकि मुझे पता है फिर वो कंट्रोल नहीं। आज हम पिज्जा खाएंगे, ओके एंजॉय, और कल हम बन्नू पुलाव खाएंगे, ओके एंजॉय। हम आगे चलते हैं, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो हम खाने पीने की इतनी बात करेंगे इसलिए भी करना बड़ा जरूरी है कि खाने पीने में एहतियात की जो जरा आपने बात की ना, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जनरली ये डायबिटीज है ये बड़ा आम होता चला जा रहा है। हर दूसरा बंदा हमें अपना नजर आता है, या हर दूसरा घर कह लें आप, जहाँ पे नजर आएगा आपको कि कोई ना कोई ऐसा फर्द है घर का जिसको डायबिटीज है। उसमें भी अगर अर्ली एज में आपको डायबिटीज हो रही है तो उसमें पूरी जिंदगी फिर आपको मेडिसिन के साथ और लाइफ मॉडिफिकेशंस के साथ चलना होता है। मैं कहता हूँ डायबिटीज तो एक कंडीशन है, अब उसके साथ आपने अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है, लेकिन कैसे इससे बचा जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ खुदा न खास्ता अगर है तो फिर क्या एहतियात करनी है, और बीच की बात भी, यानी अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं, रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, तो आपने क्या करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अयूब मेडिकल कॉलेज में, आप पढ़ाते भी हैं, और इस पर ज़ाहिर जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सरवर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। पढ़ाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, थोड़ा सा बताएं कि क्या ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि अब कॉमन होता चला जा रहा है डायबिटीज़? पहले तो मैं इस प्रोग्राम के तवसुत से आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आज इस अहम मौजू पर और इस अहम महीने पे इसमें बात करने का आप लोगों ने मौका दिया और हमें मददू किया। थोड़ा सा मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताना पसंद करूँगा कि एक एटलस होता है, उसको IDF एटलस कहते हैं, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एटलस। ये 2000 में शुरू हुआ था और वक्फे से ये मुख्तलिफ ममालिक में डायबिटीज़ की शरह और इसमें कितना ख़र्चा आता है उसके बारे में अपने आदाद व शुमार पेश करता रहता है। अभी जो लेटेस्ट इसका एडिशन रिसेंटली अभी शाया नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ फिगर शाया हो गए हैं और ये 6 दिसंबर को शाया होगा। सालाना हर 2 साल के बाद ये शाया होता है। तो ये इसका 10वां एडिशन है, और जो 19 एडिशन था वो 2019 में रिलीज़ हुआ था। अब 2019 के हिसाब से पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उसकी फ़िगर की बात की जाए तो वो 19.4 मिलियन लोग थे जो बालिग लोग थे जिनको डायबिटीज़ था। मतलब 1,94,00,000 लोगों को 2019 में डायबिटीज़ था पाकिस्तान में। अब 2 साल के अंदर ये फिगर इतनी तेज़ी से बढ़ा, मतलब हमारे ज़हन व गुमान में भी नहीं था कि इतनी तेज़ी से बढ़ के इतने ज़्यादा नंबर होंगे।
اب کرنٹ جو فگر ہے وہ پاکستان میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی 3 کروڑ 30 لاکھ ہے، مطلب 70% 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر 18 یا 20 سال سے اوپر ہے۔ اس اضافے کی وجہ آپ کو کیا نظر، مطلب اگر 2 سالوں میں 70% ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس ایج بریکٹ میں؟ ہاں، اب اس کی اضافے کی جو وجہ ہے مختلف عوامل ہے نا، ان میں سب سے جو اہم عوامل ہے وہ ہمارے لائف اسٹائل ہے۔ اگر جب تک ہم لائف اسٹائل کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ بہت تیزی سے بڑھتا جائے گا۔ اب لائف اسٹائل میں کیا ہے کہ ہماری خوراک ہے، ہمارے روزانہ کے روٹینس ہیں، ہماری واک ہے، ہماری ایکسرسائز ہے، اور ہم کون سی ڈائٹ کو پسند کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں عام طور پر ڈائبٹیز ہونا ہوتا ہے، جینیٹک پری ڈسپوزیشن ضروری ہے کسی بھی انسان میں ڈائبٹیز ہونے کے لیے، لیکن جو اپنے لائف اسٹائل کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ان میں ڈائبٹیز اگر کسی میں 60 سال میں آنی ہے تو وہ 20 سال میں آ سکتی ہے، کسی میں اگر 50 میں آنی ہے تو وہ 30 سال میں آ سکتی۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جن میں ڈائبٹیز ہے، تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے۔ بارڈر لائن ڈائبٹیز اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اس کمرے کے باہر جو لوگ ہیں اور کمرے کے اندر، اب بیچ میں صرف فرق کس کا ہے؟ دروازے کا ہے۔ جو دروازے سے اندر گیا اس کو ڈائبٹیز ہو گیا، جو باہر رہا بارڈر لائن، مطلب اتنا قریب ہوتے۔ تو جن لوگوں کو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے ان میں عام طور پر آگے جا کے ڈائبٹیز ہونے کی جو شرح ہے وہ 70% ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی مطلب ڈائبٹیز کے قریب ہے۔ دوسری الارمنگ چیز یہ ہے کہ ہر 4 میں سے 1 انسان کو ڈائبٹیز ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو بارڈر لائن ہے یا اس کو ہے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ٹیسٹ نہیں کروا دیتے ہیں ٹائم پہ، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، ہم اپنے رسک فیکٹر پہ نظر نہیں رکھ سکتے نا، تو یہ انتہائی الارمنگ ہے۔ یہ ٹیسٹ کرانا بہت اہم ہے اس طریقے سے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جو پرسنٹیج ہمارے سامنے آئی ہے، تو سال میں 1 آدھ بار ٹیسٹ کرانا ضروری ہے پھر؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا سال میں 1 مرتبہ یا سال میں 2 مرتبہ بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کے لیے ایج کا کوئی کٹ آف نہیں ہے کہ کس ایج میں کروایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن ان کی جسامت کے حساب سے بڑا ہوا ہوتا ہے، یا وہ بچیاں جن میں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی وجہ سے ان میں بھی ڈائبٹیز کا شرح زیادہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کی فیملی میں یا ان میں کولسٹرول زیادہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن میں ہائپر ٹینشن ہے اور کچھ اور ہارمونل وجوہات ہوتے ہیں، ان میں ایج کا کٹ آف نہیں ہے۔ ان میں اگر ان کا وزن زیادہ ہے، کوئی بھی ایک چیز پائی جائے تو ایز ارلی ایز پاسبل ان کا ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروانا چاہے۔ اگر کسی کی فیملی میں ڈائبٹیز نہیں ہے، وزن نارمل ہے اور کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے تو 45 سال کی عمر کے بعد ہر سال میں یا 2 سال کے بعد ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ اس کو جتنا ارلی ڈیٹیکٹ کیا جائے گا اتنا ارلی اس کا علاج کیا جائے گا تو ان کے کمپلیکیشن سے بچایا جائے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا میں ڈائبٹیز کے جو شرح کے اعتبار سے افراد کی جن کو ڈائبٹیز ہے پاپولیشن کے حساب سے 3رے نمبر پہ آ گیا۔ یہ انتہائی الارمنگ ہے اور یہ انفارچونیٹ ہے۔ ایک تو ہمارے ویسے ہی مطلب سوشو اکنامکلی ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور نہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ہم اس کو مطلب اتنی زیادہ تیزی سے بڑھنے والی شرح پہ قابو کیا جائے۔ یہ 2019 کا جو ایٹلس تھا اس میں پاکستان 4تھے نمبر پہ تھا، اور اب 3رے، اور یہ 2017 میں 10ویں نمبر پہ تھا۔ اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان 2045 میں 4تھے نمبر پہ آ جائے گا، لیکن پچھلے 4 سالوں میں پاکستان اس کے بعد چائنا، انڈیا کے بعد 3رے نمبر پہ آ گیا، اس کے بعد 4تھے نمبر پہ امریکہ چلا گیا۔ مطلب ہم اتنی تیزی سے ہمارا اندر ڈائبٹیز کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا نا کہ ارلی ڈائگنوز ہو جانا یہ بھی ذرا بہتر رہتا ہے، یہ کیا یہ صرف بہتر رہتا ہے کہ میں ارلی پتہ چل گیا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ارلی ڈائگنوز ہو گیا ہے مطلب ان کے پہلی ہی سٹیج پہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، مطلب بہت زیادہ آپ کے لیے جان لیوا آپ کا ڈائبٹیز آپ کے لیے وہ نہیں ہو پا رہا، تو یہ ہم اس کو مطلب مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتا ہے شخص، یا پھر ریورسیبل ہے یا پھر ساری زندگی جب تک آپ ہیں تب تک یہ شوگر؟ اچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، اب وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہے تو ان میں ڈائبٹیز ریورسیبل ہے، ٹھیک ہے نا، اگر انہوں نے اپنے وزن کو ایک خاصی مقدار سے کم کیا جائے تو یہ ریورسیبل ہے، لیکن ممکن ہے ان کے 10-12 سال کے بعد دوبارہ آ جا سکتی ہے، کیا ہے دوبارہ، لیکن اتنے سال تک آپ ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو کم ہو گئی نا ان کی، کم ہو گئی ہے، لیکن ان میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے،
असल चीज़ होती है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। जब जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है तो उस पेशेंट में डायबिटीज़ आनी है, लेकिन आगे भी मोटापे की वजह से या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से किसी में 20 साल में आती है, लेकिन वो अपने लाइफ स्टाइल को सही रख लेता है, अपने वज़न को नॉर्मल रखता है, तो मुमकिन है उनको आगे 60-70 साल में आ जाए। तो ये इतना है, उनको आनी है लेकिन आप उसको डिले कर सकते हैं, आप उनको एक गैप दे सकते हैं कि डायबिटीज़ की मेडिकेशन से उनको ऑफ कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो यंग एज में आए, उनका वज़न बहुत ज़्यादा था, BMI जिसको कहते हैं वो 35 या 40 के करीब था, लेकिन उस वक्त उनका जो इनिशियल डायबिटीज़ की कंट्रोल बहुत ही ख़राब था, जिसको आम लफ्ज़ों में हम HbA1c कहते हैं ना, वो 11-10 के करीब था। उनमें से कुछ पेशेंट ऐसे अभी वो ऑफ मेडिकेशन है, बगैर मेडिकेशन, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत की, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत मेहनत की और इसको एज अ सीरियस ले लिया, इसको एज अ चैलेंज ले लिया, जिसकी वजह से अभी वो ऑफ मेडिकेशन। और सिर्फ ये मोटापे की वजह से डायबिटीज़ का मसला नहीं है, मोटापे की वजह से आपकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो ख़राब हो जाती है, आपकी रूटीन ख़राब। अब मोटापे के लोगों में क्या है, आगे जाके आम लोगों की निस्बत इनमें डायबिटीज़ का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर का चांस बहुत ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का चांस बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ लिंक रात को ये सोते वक्त खराटे मारना शुरू कर लेते हैं, सारे ऑर्गन्स मुतासिर हो बिल्कुल, जिसकी वजह से इनकी नींद ख़राब हो जाती है, दिल की बीमारियाँ आम लोगों की निस्बत उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना वज़न ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा दिन उनका सर बोझल रहता है, सर में दर्द रह जाता है, और कुछ 4-5-6 किस्म के कैंसर्स ऐसे हैं, उनके साथ भी इसकी एसोसिएशन है कि मोटापे में मोटे लोगों में वो कैंसर आम लोगों की निस्बत थोड़ी मकदार में ज़्यादा होती है। ये नहीं है कि मोटे लोगों में कैंसर ही होता है, लेकिन आम लोगों की, मतलब अब आम लोगों में अगर फ़र्ज़ करो 100 में से 10 लोगों को होनी है, तो मोटे लोगों में 100 में से 15 लोगों को हो सकती है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा उसकी मकदार पाई जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ से मुतालिक थोड़ा सा बताएं कि अगर किसी खातून को हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक हो रही है और डिलीवरी के बाद वो नॉर्मल है, तो क्या आगे चलकर डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं ऐसी ख़वातीन में? बिल्कुल, जिन लोगों में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है आगे सर कितना कलामी की माज़त, इस पर आप प्लीज़ गुफ्तगू कंप्लीट कीजिएगा। इस वक्त हम आपको इलेक्शन कमीशन के बाहर लेकर जा रहे हैं, जहां वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको कुछ देर में हम दिखाते हैं, चूँकि फवाद हुसैन साहब वहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ था। इलेक्शन कमीशन में मैंने ये कहा है कि मैं किसी शोकाज नोटिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, एक इंडिविजुअल हैसियत है और एक ज़ाहिर है कि मेरी हैसियत है एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। सो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर के ऊपर मैं जो भी बात करता हूँ वो हुकूमत की और कैबिनेट की पॉलिसी है। इंडिविजुअल हैसियत में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं या बाकी जो अरकान हैं, इदारा है, ज़ाहिर है कि उसका मुझे बड़ा एहतराम है और इस तरह की कोई बात जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। स्पेशली मेरा पेशा भी वकालत है और हम लोग जो हैं वो जजेस का एहतराम करके, इदारों का एहतराम करके आगे चलने पे यकीन रखते हैं, तो वो हमने उसी हैसियत को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पे इलेक्शन कमीशन एक मुस्बत व्यू जो है वो लेगा और इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक आज दूसरा मामला है, आज हमने देखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक पूरा जो ज़िम्मेदारान है उनको तलब किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर ज़रूरत है आगे बढ़ने की। उसकी वजह ये है कि देखें, हो ये रहा है, एक सीरीज़ है। जब भी हम देखते हैं नवाज़ शरीफ की या मरियम नवाज़ की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और ख़बर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज़ होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर PMLN ने जिस तरह पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई है। ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इससे पहले भी नून लीग ने जब बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको मालूम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। तो ये रवायत रही है PMLN की कि वो हमेशा इस तरीके से एक्ट करते हैं और अब भी मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अदालतों के ऊपर एक हमला किया गया है, कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से
जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है, और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फ़ीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की, और इस वक्त हुसैन नवाज शरीफ उनको डील कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इस तरह इंडिविजुअल्स को इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसके नतीजे में एक बहरान पैदा होना लाजमी है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज जो लिया है नोटिस अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो बड़ा मुनासिब है, और आज हम देखते हैं कि इसकी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है। दूसरी तरफ पार्लिमान का इजलास कल तलब कर लिया गया है। देखें, ये जो EVM है या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई हमारा इमरान खान का या PTI का ज़ाती एजेंडा नहीं है, ये कौमी एजेंडा है। जब भी इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं हमें इस्लाहात चाहिए। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। मैं अब भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करें। जहाँ पे उनको तरामीम चाहिए वो तरामीम लेके आए, उनको डिस्कस करते हैं, लेकिन इस्लाहात होना लाजमी है। ये बिल हम कल पास करवा रहे हैं। तमाम इत्तेहादियों ने इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, और उसके बाद हम फिर खुले दिल के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। मुल्क में एक इस्लाहात चाहिए, हमें इस जुडिशरी की इस्लाहात चाहिए, हमें मीडिया में इस्लाहात चाहिए, हमें सियासी निज़ाम में इस्लाहात चाहिए, और इन तमाम बड़ी इस्लाहात के लिए हम मिलजुल के चलने को तैयार हैं। शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ मामलात पर बात की और कहा कि पार्लियामेंट का इजलास भी तलब कर लिया है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब भी होते हैं उस वक्त एक शोर मचा जो कुछ हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि तमाम काबीना जो है वो आप लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन में आए। वो इसीलिए देखें हम इसीलिए देखें हमने कहा भी नहीं, क्योंकि यही तो रवायत रही है नून लीग में, जब लोग आ जाते हैं उधर आ जाते हैं। हमने आज पार्लियामेंट का इजलास है कल, और इसलिए मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि थैंक यू जी। ओके। फवाद हुसैन चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लिया है। इस्लाहात से मुतालिक उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात बहुत अहम है। जब भी इंतखाबात होते हैं एक शोर मचता है कि इस्लाहात होनी चाहिए। जब इस्लाहात की बात होती है तो उस पर अपोजिशन साथ नहीं देती। उन्होंने ऑफ़र दी है अपोजिशन रहनुमाओं को, वे भी साथ बैठें, मिल बैठें, और अगर इन इस्लाहात में कोई तरमीम वो तजवीज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि इस बिल को कल पास करा लिया जाएगा। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, और इससे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब लास्ट बस आपसे एक कमेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे प्लीज़ अपनी बात आप मुकम्मल कीजिए। अच्छा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ उस डायबिटीज़ को कहते हैं जो हामला ख़वातीन में होती है। अब ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। शुरू में ये कहा जाता था कि हामला ख़वातीन का जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करवाया जाए 24 या 28 वीक में करवाया जाए, लेकिन जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है ये ज़्यादा वल्नरेबल है डायबिटीज़ के लिए। तो अभी जो रिकमेंडेशन ये है वो ये है कि फर्स्ट विजिट पे ही इन लोगों का शुगर का टेस्ट करवाया जाए। ओके, फिर कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर शुरू में ही कंट्रोल नहीं किया जाए और पता नहीं चले तो फिर उससे बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है, पैदाइश में मसाइल हो सकते हैं, और आगे जाके बच्चे में मोटापे के ख़तरात हो सकते हैं। लेकिन जिन ख़वातीन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, आगे जाके आम लोगों की निस्बत उनमें डायबिटीज़ होने की शरह बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जेस्टेशन के बाद अगर इनका डायबिटीज़ नहीं भी हुआ, ख़त्म हो गया, दवाएं ऑफ हो गई, तो 6 हफ्ते के बाद इनका दोबारा एक मरतबा टेस्ट करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल आ गया तो सालाना की बुनियाद पे इन पे नज़र रखनी चाहिए, और अगली प्रेगनेंसी में दोबारा इन लोगों में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं, तो इनको भी अपने लाइफ स्टाइल और इन चीज़ों को तब्दील करने की ज़रूरत होगी। टू द पॉइंट बात यही होगी कि हमें अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होगा, और डेफिनेटली बात वहीं से शुरू हुई थी कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, इस तरह के प्लान हों, और अपना खाना पीना आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि आपका खाना पीना आपकी हर बीमारी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रखता है। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर सरवर साहब हमें वक्त देने के लिए। चूँकि टाइम हमारे पास आगे बढ़ता चला जा रहा है, हमने अपने नए मेहमान को भी इन्वाइट करना है स्टूडियो में। उससे पहले जरा आपको गिलगित लेकर चलते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर K2 बेस कैंप पर 19,000 फीट की बुलंदी पर 200 फीट लंबा पाकिस्तान का कौमी परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया। तो ये कौन था और शेप इसको कैसे जानते हैं, जरा देखते हैं इस रिपोर्ट में।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलगित। यूं तो हम आए थे यहाँ पर टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट कवर करने, लेकिन और कहानियां मिलती गई, आपके सामने लाते गए। चंद रोज पहले पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी का कारनामा आपके सामने लेकर आए थे, जो लाहौर से बाइक पर खुंजराब तक आए थे। आज एक ऐसा नौजवान मेरे साथ मौजूद है, नाम है उसका साकिब रहमान, और कारनामा यह है जनाब कि 14 अगस्त 2021 तारीख में पहली बार हुआ कि K2 के बेस कैंप पर 200 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा जो है पाकिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये कारनामा सर अंजाम दिया, जिस पर इनको सर्टिफिकेट्स मिले। आज यहाँ पर हैं, उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब, थोड़ा सा मुझे बताएं, ख्याल कैसे आया K2 बेस कैंप जाना है और पाकिस्तान का सबसे लंबा झंडा वहाँ लहराना है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे ये कामयाबी दी, और हम दुनिया की वो नायाब कौम है जो दुनिया के किसी खित्ते पे नहीं पाई जाती। हमारा सोचना, हमारा काम करना दुनिया से बहुत डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा कि आज तक ये जो इंटरनेशनल K2 है, तो किसने सबसे बड़ा परचम लहराने का रिकॉर्ड बनाया। तो जब मैंने सर्च किया नेट के ऊपर, तो आज तक किसी ने K2 पे इतना बड़ा परचम नहीं लहराया था। तो इसके लिए, क्योंकि मैं बच्चों के खिलौने सेल करता हूँ, तो मेरे पे इतने खर्चात नहीं थे, तो मैंने फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, उनको मैंने एक लेटर लिखा कि मैं ये रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी उस लेटर को एक्सेप्ट किया, और जितना भी खर्चा था उन्होंने बर्दाश्त किया। और गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने मेरी हेल्प की, और मैं 14 अगस्त को 24 दिन के मिशन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परचम, दुनिया के सबसे बुलंद ग्लेशियर K2 19,000 फुट पे परचम लहरा कर ये मैंने रिकॉर्ड बनाया। और मैंने अपना ये रिकॉर्ड कारगिल और सियाचिन और हमारे पाक फ़ौज के जो जवान जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, तो ये मैंने रिकॉर्ड उनके नाम किया। तो ये कहानी थी। साकिब, ये बताएं कि 24 दिन का सफ़र, यानी ये स्टार्ट कब हुआ? 20 जुलाई को? ये मैंने यकम अगस्त को शुरू किया था, और क्योंकि इसमें पैदल बहुत चलना होता है, फिर मौसम के मुताबिक आपको आगे सफ़र करना होता है। इसमें आने और जाने में और रिकॉर्ड बनाने में 24 दिन लगे, तो काफ़ी मुश्किलात थी, और मैंने वो बर्दाश्त की, क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन होना था। क्या क्या मुश्किल आई? इसमें जो सबसे पहले तो मौसम की बहुत मुश्किलात थी, उसके बाद स्पेशल शूज़ होते हैं, मेरे पास वो नहीं थे, जो नॉर्मल मैंने वो यूज़ किए। नहीं तो आपके साथ सारा कुछ यानी फैसिलिटीज़ नहीं थी? कुछ थी, कुछ नहीं थी, तो जैसे तैसे मैंने वो उसको अचीव किया। तो वो मैंने ये रिकॉर्ड। पोर्टर साथ था? जी, पोर्टर साथ था और मैं था, और हम दोनों। नॉर्मल शूज़ से क्या मतलब, जॉगर्स पहने हुए थे? नहीं, जो इसके स्पेशल शूज़ होते हैं वो 3 लाख रुपए के आते हैं, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। फिर उसी के जो मैंने दूसरे शूज़ इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से मेरे पाँव भी ख़राब हुए हैं अभी तक। दूसरे शूज़ से क्या मुराद है साकिब? दूसरे शूज़ कौन से थे? एक लोकल होते हैं, एक कंपनी के होते हैं। वो शूज़ ऐसे थे जो आप पहन के जा सकते थे वहाँ पे? अच्छा, ठीक है, फिर तो सही है। अब मुझे बताएं साकिब कि जब आपने सोचा करना है, फिर आपने जरा लेटर लिखा, आपको फैसिलिटेट किया कि आप गए, मुश्किलात का भी जिक्र आपने किया, कोई ऐसा लम्हा बीच में जब आपको लगा कि यार नहीं हो पाएगा? इसमें यह था कि जब हम जिस मौसम में गए थे, तो जितने भी दुनिया भर से अंग्रेज़ आते हैं वो वापस जा रहे थे, और कुछ पाकिस्तानी थे वो भी वापस जा रहे थे। मौसम क्लोज था, तो बर्फ़बारी भी हो रही थी। जब हम K2 कैंप 1 पे बेस कैंप पे पहुँचे, तो सिर्फ एक ग्रुप बैठा हुआ था, और हमें ये नहीं पता था कि जो बैटरी वहाँ पे मोबाइल की होती है, कैमरे की होती हैं, वो सर्दी के अंदर बहुत जल्दी लो होती हैं। और हमारे जितने भी माउंटेनर हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें गिलगित बल्तिस्तान में, हुंजा में, स्कर्दू में, तो सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे तमाम तरह सहूलियत मुहैया की। किसी ने स्टिक दी, किसी ने कुछ चीज़ें दी, किसी ने कुछ चीज़ें दी, इस तरह ये रिकॉर्ड बना। वापस जब आए और बताया आपने घर वालों को, एक तो ये कि सबसे पहले किसको बताया कि आपने ये किया? सबसे पहले मैंने वहाँ पे 4G आता है SCO की उनका, तो वहाँ से मैंने हेड क्वार्टर FCNA में तमाम चीज़ें भेजी। उन्होंने फिर 14 अगस्त को मीडिया पे चलाई थी। सबसे पहले मैंने इनको बताया था, फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बताया। फिर मेरा पाँव का मसला हुआ था, फिर मैं वहाँ काफ़ी देर अरसा स्कर्दू में रुका, और अभी वापस आया हूँ स्कर्दू से, तो अभी घर जाऊँगा तो बड़ी खुशी होगी। अभी घर जाएंगे? जी जी। अभी अम्मा अब्बा से सबसे मिलेंगे? जी, सबसे मिलूँगा। तो अभी तक वापस नहीं गया, तो इंशाल्लाह। घर कहाँ है? मुल्तान से ताल्लुक़ है मेरा। आप मुल्तान से गिलगित आए ये सोच कर ही? जी जी, रिकॉर्ड बनाने के लिए।
मुल्तान से आए, सफ़र यहाँ तक किया, यहाँ ही का सख्त मौसम, यानी मुल्तान से आना यहाँ पर, यहाँ का मौसम इतना चैलेंजिंग होता है और फिर ये रिकॉर्ड कायम करना। थैंक यू सो मच, छा गए आप तो ज़बरदस्त जी। और रिकॉर्ड ने बनाया और उसके सर्टिफिकेट्स इनके पास हैं। लेकिन एक थोड़ा सा अफसोस दुख मुझे इस बात का है कि किसी मीडिया चैनल पर ये ख़बर चलने के बाद कॉन्टेक्ट क्यों ना किया गया इनसे। हमारी भी इनसे बात इसी तरह से कि जब हमें बताया। चलें जी, बराह रास्त आपको अब पेशावर लेकर चलते हैं, जहां पर सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान का बेहतरीन कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाएंगे और ये आप देख सकते हैं उसकी सबसे बड़ी एविडेंस। लेकिन सिर्फ पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नहीं है, 6th पे HMC, टॉप 10 में LRH, उसके बाद KTH, और अभी जो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे बाकी हॉस्पिटल्स भी इसमें एंटर होंगे। मिसयूज तमाम इंश्योरेंस प्रोग्राम्स में होता है, मिसयूज हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का भी होता है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि उस मिसयूज को हम कॉन्स्टेंटली रेगुलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं अपने उसको। पूरा सिस्टम डिजिटाइज हो रहा है। स्टेट लाइफ जो है वो अपने जो स्टाफ है उसको बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक हेल्थ कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट होगी, हमारे साथ काम करें। ये जो अपॉर्चुनिटी है ट्रांसफॉर्मेशनल, इसको अपने लिए भी ना खराब करें। जितनी मिसयूज को प्रिवेंट करने की ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सबसे ज्यादा आपकी है। क्योंकि अगर ये प्रोग्राम खुदा न खास्ता खराब हो गया तो पेशेंट्स भी सफर करेंगे। लेकिन ये जो इतनी बड़ी 20 अरब पर ईयर की अपॉर्चुनिटी हमने बनाई है, जिससे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, हेल्थ स्टाफ को, हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स को अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल लेवल पे भी मिलेगी। मेरे खालू हैं, वो मुझे कहते हैं मेरा बिजनेस आपने तबाह कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अब बढ़ते आगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और सेलिब्रिटी लाउंज में आज हम किस मेहमान शख्सियत के साथ हैं आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मार्च 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई डॉक्टर साहिबा। हर फन मौलाना को कहा जाता है, बिल्कुल गलत नहीं कहते। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी अपने काम की वजह से इनकी शोहरत है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एज अ प्रोफेशन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। कई साल से अब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी शोज़ में, राज में कहूँगा, वैसे तो ख़वातीन का राज और इनका राज फॉर श्योर, क्योंकि ज़ाहिर है मुखालिफिन को चुप करा देती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स अनाउंस डॉक्टर ज़रका सुहरवर्दी तैमूर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? और बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ड्रेस सिलेक्शन कौन करता है? खुद करती हैं, कोई और करता है, डिजाइनर करता है, कौन? बहुत प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नहीं, ये कश्मीरी कोट है। ओके। एंड बिकॉज आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो आई वांट टू रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ कश्मीर और कश्मीर की क्या हिस्ट्री है, ताकि यू नो आधा काम तो इस तरह ही होता है। आधा काम इसी तरह हो जाता है कि हर कोई पूछता है अच्छा ड्रेस कहाँ से लिया आपने। अच्छा, दूसरा ये भी इतना सब कुछ जो हमने भी अनाउंस किया, ऐसे कैसे, लाइक कैसे पॉसिबल? नहीं, आप लोग खुद इतने टैलेंटेड हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जिंदगी, अगर वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है कि गरबाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा, जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो मतलब आप पैशन और जज्बे से जिंदगी गुजारें। जिंदगी एक ही दफा मिलनी है और उसका हर दिन इतना कीमती है। मैं कल ही बात कर रही थी कि खुदा न खासा जिन लोगों को कैंसर हो जाता है या कुछ, तो कितने मरते हैं कि हमारी जिंदगी बढ़ जाए, कि सेहत मिल जाए, सेहत मिल जाए और जिंदगी के दिन बढ़ जाएं, जिंदगी के जीने के दिन बढ़ जाएं। और जो हम तो सबको ही पता है हमने मरना है, कोई ऐसा है जिसने नहीं मरना। तो और हर रोज हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो रहा है। बिल्कुल, हर लम्हा कम, हर लम्हा। तो हम क्यों नहीं हर दिन को इस तरह जिएं कि ये हमारा आखिरी दिन है और उसको एंजॉय करें, उसको जिंदा रह के गुजारें। ये मरी हुई जिंदगी से तो बेहतर है कि इंसान मर ही जाए। सो वन मस्ट लिव
and live at the fullest. At the fullest. اپنی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو آپ ایکسپریس کریں اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز کوئی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یونیک بنایا ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے. اب اس خوبصورتی کو ریئلائز کرنا, اس یونیکنیس کو ریئلائز کرنا, دیٹ ٹیکس ہارڈ ورک اینڈ ٹائم, کیونکہ آپ کو ابھارنا ہے نا اپنے آپ کو, تو بالکل کرنا چاہیے. خوبصورتی اور یونیکنیس کی بات کر رہی ہیں تو آپ کے بہت ساری صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہے ڈرماٹولوجسٹ کی, کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. میرے لیے بھی آج ہی تھوڑا سا الگ ہی تھا کہ ڈاکٹر زیگا صاحب ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں, تو اپنے اس پروفیشن کو آپ کس طرح, مطلب ایک طرف تو پالیٹکس ہے اور ایک طرف آپ کی ڈرماٹولوجی ہے, لیکن کہیں سے پیسے بھی تو کمانے ہیں. مطلب پالیٹکس میں پیسہ نہیں ہے ہمارے لیے, تو نہیں ہے ایٹ لیسٹ نہیں. اچھا لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے زیادہ کما رہے ہیں, ہم پھر کوئی یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے نا پاکستان میں کیا ہوا ہے. پاکستان میں ملک غریب ہوا ہے اور لوگ امیر ہوئے ہیں. یعنی آپ مجھے پوچھیں کہ میں لنڈن جاؤں تو وہ جو 1 پاؤنڈ کے اب تو 200 روپے, تو میں کافی پیتی, جب میں پہلے لنڈن پڑھنے گئی تھی ٹریننگ کرنے, تو 1 پاؤنڈ 100 روپیہ تقریباً. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کتنے بھی آپ امیر ہوں, آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں وہاں ہفتے 2 ہفتے مہینے سال لوگ تو شہنشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں. کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے؟ یہ حکومت کے پیسے ہیں, اور یہ وہاں پر اس طرح ڈیرے جما لیتے ہیں. کوئی 20 سال سے بیٹھا ہے, کوئی 10 سال سے بیٹھتا ہے, اور وہ جناب وہاں مزے کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے؟ ہم اور آپ تو کماتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے, ہمیں پتہ ہے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب اسی پر نا کل ایک ڈسکشن ہو رہی تھی دوستوں میں بیٹھ کر, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیا ایسا کوئی قانون بننا چاہیے پاکستان میں جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, جو حکومت میں رہتے ہیں یا کسی ادارے میں رہتے ہیں, چاہے جو بھی ان کی پوسٹ ہو, جتنی بھی ان کی سیلریز ہوں, ان پر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ وہ باہر نہیں جائیں گے, یعنی ان کا پیسہ باہر نہیں جائے گا, وہ باہر سیٹل نہیں ہوں گے, پیسہ پاکستان میں رکھیں, پاکستان میں ہونا چاہیے پیسہ. کیونکہ ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں, کمایا یہاں, نام بنایا یہاں, پیسہ بھی گیا باہر, بچے بھی گئے باہر, انہی بینکس میں وہ پیسہ کمایا نہیں, کمائے کا لفظ نکال دیں بیچ میں سے, لوٹا پھوٹا. اسی لیے تو باہر جاتے ہیں کہ کون دیکھے گا, کسی کو پتہ نہیں ہوگا. یہاں پر تو لوگ, آپ موٹر سائیکل میں ہوتے تھے, وہاں جا کے آپ کے وارے نیارے محلوں میں آپ رہتے ہیں, بلڈنگز آپ کی ہیں, تو پھر پوچھنے کا تو بنتا ہے. دیکھیے جی لاز تو بہت ہیں, نیب بھی ہے, اور آپ کی بہت سی آرگنائزیشنز, اور اکاؤنٹیبلٹی, FIA, آپ نام لیں, کوئی کم آرگنائزیشنز ہیں آپ کی. بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایک مورل, آپ کی جو اخلاقیات ہیں وہ اتنی گر جائیں کہ آپ کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میرا کوئی ضمیر ہے. باتیں تو ہم بڑی اعلیٰ کرتے ہیں حلال اور حرام کی, لیکن ہمیں حرام اور حلال کی تفریق کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیے نا آپ, لوگ بہت سے لوگ ہیں جن کی باہر کی نیشنلٹیز ہیں, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو حکومتی اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کا نام لکھا ہوا ہے ابھی تک, جن کا نام ان کی اٹینڈنس لگتی ہے, اور کاروبار وہ کہیں اور کرتے ہیں. تو یہ سارے, اور اس طرح کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. تو یہ آپ ہر آدمی کو اپنا موازنہ خود کرنا ہے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. اور ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ جو اعمال ہمارے آج کے ہیں وہ ہماری 7 پشتوں پہ اس کا اثر ہوگا, ہم پہ ہماری 7 پشتوں کا اثر ہے. تو یہ چیزیں ایسی رکتی نہیں ہیں, یہ ایک دن میں امیر ہو جانا, دولت لے لینی. آپ دیکھ لیں آپ کی اپنی زندگی میں وہ لوگ جنہوں نے بہت لوٹا کھوٹا, ان کا آگے سے حشر آپ دیکھ لیں, ان کی اولاد کا حشر دیکھ لیں, ان کی زندگی کا حشر دیکھ لیں. تو آپ مقافات عمل ہے دنیا, آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے. بے شک. اچھا چلیے تھوڑا سا آپ کی ذرا پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. یہ بتائے گا کہ اب یہ ریسنٹلی اسلام آباد موو ہوئی اور آپ نے کہا کہ بڑی ہیپننگ چلی, تو میں نے سوچا کہ اسلام آباد موو ہو جاؤں. تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پرانی بات ہے, شاید 2 مہینے پرانی. کیسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں آج کل آپ کی اسلام آباد میں, اور ڈیلی روٹین کیا چل رہی ہے؟ ڈیلی روٹین جی بڑی انٹرسٹنگ, کیونکہ میری فیملی تو لاہور میں ہے. تو وین آئی کم ہیئر آئی ایم alone, I have my staff, and تو بس دین وی میٹ پیپل, فرینڈس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اور سارا دن تو سینٹ میں گزرتا ہے, میٹنگز میں گزرتا ہے,
اور اس کے بعد بیسکلی یہ, اور پھر ٹیلی ویژن پروگرام شام کو, تو کوئی ٹائم نہیں بچتا. ایک ہفتے میں کتنے ٹی وی شوز ہو جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہ ڈیلی ہو رہے ہوتے ہیں, ذرا 2-3 بھی چل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, سیاست میں یا اپنی پارٹی میں بیسٹ فرینڈ کون ہے آپ کی؟ سیاست میں بیسٹ فرینڈ, پارٹی میں تو بہت سارے لوگ ہیں. ایک نام لینا ہے. ایک نام, میری بیسٹ فرینڈ ہے رابعہ طاہر. اوکے. She's been with me throughout party mein. She was there in the party before I joined the party. So very nice person, or not a very known face otherwise, but she's very close to you. She's very close to me. Hang out ہوتا ہے اسلام آباد میں یار, بالکل ٹائم نہیں ملتا. نہیں ہینگ آؤٹ ہوتا ہے, بٹ میں ہمیشہ سے نا, آئی ایم اے ڈفرنٹ سارٹ آف پرسن. میں وہ بہت زیادہ انفارمل, وہ میری کچھ, مجھے ایک تو اسمال ٹاک کرنی نہیں آتی, میں اس طرح کی سیریس باتیں ہی کرتی ہوں. اچھا. تو وہ جو چٹ چیٹ ہوتی ہے نا, اس میں بالکل زیرو. گوسپ میں زیرو ہے. گوسپ تو اب میرا خیال ہے نہیں, مطلب کبھی سے وہ سیشن چل رہا ہے اور آپ بور ہو گئی. حقیقت اور حالات سے آشنا ہونا بہت ضروری ہے, خبر رکھنا بھی وہ بھی بہت ضروری ہے. باقی گوسپ تو پھر زیب نہیں دیتی نا. کتنی پیاری بات ہے, لیکن کہیں سے مطلب یعنی کہ باتیں سننے کو, مطلب یعنی کہ ہوتا ہے کہ فلانی جگہ کچھ ہوا ہوگا تو چلے کال کر کے پتہ تو کر لوں کہ فلانی پارٹی میں چل کیا رہا ہے, کبھی کچھ ایسا ہوا؟ اپنے کام دیکھیے, بات سنیں, آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے اتنی انرجی ہے, آپ کی چوائس ہے, آپ نے نیگیٹو کاموں میں لگانی ہے یا پازیٹیو کاموں میں لگانی ہے. اگر آپ لوگوں کی ٹو میں سارا دن رہیں گے تو آپ نے خود تو کچھ کرنا نہیں ہے. سو میرا فوکس تو بس آپ اپنے کام پہ فوکس کریں, اس پہ ڈیلیور کریں, باقی سب کچھ ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. خبر مل ہی جاتی ہے, کیا خبر مل جاتی ہے. کبھی کوئی ایسا جملہ سنا ہو اپنے حوالے سے کہ اچھا جی کسی نے آپ کے بارے میں یہ جملہ کہا اور آپ کو لگے کہ اچھا اس نے یہ کہا, وہ تو میری دوست ہے, میرا کولیگ ہے, اس کو نہیں یہ بات کرنی چاہیے, تو آپ پوچھتی ہیں یا اس پہ لیٹ گو کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, اب تو بہت سال ہو گئے نا. میں جب میڈیکل کالج جوائن کیا تھا, میں رول نمبر 1 ہوتی تھی, میرٹ کے حساب سے ہوتا تھا, 250 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو تب, اور اس سے پہلے اسکول میں جب میٹرک میں تھی تو لوگ نوٹس شیئر کرتے تھے, تو میں اپنے نوٹس شیئر کرتی تھی, کیونکہ آپ نوٹس شیئر بھی کر لیں تو جو آپ نے لکھنا ہے, جو آپ نے بولنا ہے, دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو سیٹ یو اپارٹ. سو یہ پرانی کہانیاں, ان کی طرف کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں, کوئی کیا کہہ رہا ہے اس سے کیا ہمیں حاصل ہو. اگنور کریں اینڈ اٹ ول ڈسپیئر. واو, اگنور کریں اٹ ول ڈسپیئر. اٹ از آف نو کانسیکوینس. اور ہر ایک کے بارے میں اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں گے. دیکھیں یہ ڈیلی کا جہاد ہے, میں بھی بہت, مطلب 200 خامیاں ہم میں ہوتی ہیں, شاید 2 کروڑ خامیاں. تو یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی نہ کریں, ہمارے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں, اور ہمارا جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ ایسا ہو کہ اس پہ ہمیں خود فخر ہو, ہمیں شرمندگی نہ ہو. تو روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں ان تینوں خانوں میں, اور روزانہ کا جہاد ہے, یہ اصلی جہاد ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ جہاد کریں. جو ہمارے میں جو کمزوریاں ہیں, حسد ہے, بغض ہے, یہ سب چیزیں, ان سے کوشش کریں اور روز اپنا موازنہ کریں. یہ بڑے لوگوں کی باتیں, ہم تو کس قابل ہیں. کیا بات ہے. ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جو کہ اس کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتے چلے جاتے ہیں. آج ڈاکٹر زرقا جو ایک مضبوط خاتون ہے, تو کس وجہ سے اتنی مضبوط ہیں؟ کس ایسے انسیڈنٹ نے, ایونٹ نے, یا کسی ایک واقعے نے آپ کو اتنا مضبوط بنایا یا بدل دیا, اور دیٹس ہاؤ یو آر, اس وجہ سے؟ میرا خیال ہے جی, جب میں 14 سال کی تھی, میرے فادر بڑے سینئر سول سرونٹ تھے, چیف سیکرٹری تھے آزاد کشمیر کے, تو لمیٹڈ تنخواہ ہوتی تھی, اور میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں, تو میری والدہ کو ان سے ہی پیسے مانگنے ہوتے تھے, تو وہ ان کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے, تو وہ کہاں سے دیتے. تو میں دیکھتی تھی کہ ان کی آپس میں, اس کی وجہ سے آبویسلی ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, نوک جھوک, لیکن ان کا بھی اس میں قصور نہیں تھا, بیکاز جتنے پیسے ہیں اتنے ہی ہیں نا. اور وہ تو بہت پرٹیکولر تھے نا کہ 1 روپیہ کسی کی گفٹ نہیں لینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. اینی وے, تو میں 14 سال کی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں نے خود کمانا ہے. میں نے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی ون فار منی. جسٹ ایٹ دی ایج آف 14. نہیں, سوچنے والے تو 4 سال کی عمر میں سوچ لیتے ہیں. سو دیٹ از وین آئی تھاٹ. تو اور تب سے اب تک آئی بین ارننگ مائی سیلف. مائی ہسبینڈ از اے ویری نائس پرسن, میرے سے زیادہ انسانیت ان میں ہے, لیکن یہ کہ میں خود کماتی ہوں, میں مانگتی, مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ میرا خیال ہے بہت خواتین کے لیے یہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ اکنامکلی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو. پھر آپ جو ہے نا, آپ کو عزت بھی ملتی ہے, آپ کو کانفیڈنس بھی آتا ہے, اور آپ
मांगने वाला हाथ नहीं होना चाहिए, देने वाला हाथ यहाँ होना पर ना डॉक्टर साहब पे थोड़ा सा क्लैश आ जाता है जब वो कहा जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपका मांगने वाला हाथ ना हो, इंडिपेंडेंट हो ना। जैसे हमने कहा कि माशरे में उस औरत को बड़ी इज्जत दी जाती है, कई जगहों पर आके हमारे ही माशरे में इख्तलाफ भी इस बात पर आता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा हो। इस पर आपका कॉमेंट क्या है? मतलब कि मैं नेचुरली जानना चाहूँगी। जी, इस पे मेरा कमेंट ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेगम हज़रत खतीजातुल कुबरा, वो कौन थी? वो देखिए 25 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की, अपनी जवानी के जोबन में अपने से 15 साल बड़ी खातून से शादी की, जो कि एक ट्रेडर थी, बिजनेसमैन थी, बिजनेस वुमन थी। और उन्होंने क्या उनको रोका कि तुम बंद हो जाओ, तुम काम ना करो? नहीं, उन्होंने सब कुछ किया। और वो शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम, वो पहली खातून थी जिन्होंने इस्लाम लाया। बल्कि जब नबी पाक वापस आए तो उनको पकड़ने वाली, उनको संभालने वाली, उनको तसल्ली देने वाली वो थी। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सब कमाई हुई पूंजी इस्लाम की इशाअत पे लगाई। जितने थोड़े से मुसलमान होते थे मक्का में, उनको वो घर में रखती थी, छुप के वो आते थे, खाना पीना उनके ख़ानदानों को कौन सपोर्ट करता था? वही सपोर्ट करती थी। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे। नॉन कन्फॉर्मिस्ट का मतलब है कि वो काम नहीं करते थे जो सब कर रहे हैं, और हमने एक अजीब रंग दे दिया है उनको। वो तो रूल्स तोड़ने वाले थे। ये रूल, अगर आज मेरे 3 बेटे, अगर मुझे आज कोई आके कहे कि मेरा 25 साल का बेटा 40 साल की उम्र की औरत से शादी कर रहा है, तो क्या मैं एक्सेप्ट करूंगी? बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सोचें, उन्होंने वो काम किया जो हम आज 1400-1500 साल के बाद हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा मुआशरा हमें पुश करता है टू बी कन्फॉर्मिस्ट, कि हर काम में वो करो जो सब मान रहे हैं, जो सब कहते हैं हाँ वो करो। तो यही तो स्टेटस को है। इसी को तो तोड़ना है। तो लेकिन आप बड़ी इंटरेस्टिंग, जब आप हिस्ट्री जो हमें सुनाई जाती है उसके अलावा आप खुद तहकीक करें तो आप देखें कि मक्का में उन्होंने बुत तोड़े, लेकिन जो लोग गए स्पेन, जो लोग बाहर गए, उनको कहा कि बुत नहीं तोड़ने, इनकी सकाफत है, उसको वहीं रखो। सो देयर वाज अ डिफरेंस। वी हैव टू अंडरस्टैंड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे, पूरी दुनिया आलम, सारे आलमों के लिए रहमत थी। तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो क्या बात मुख्तलिफ थी जो हमारी सोच है। अगर वो सोच उनकी थी तो फिर तो उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और इसको समझने में शायद हमारी एक ज़िंदगी तहकीक चाहिए ना, वक्त हमें डालना है, बट वी हैव टू पुट टाइम इनटू इट। हमें कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, हमें नबी पाक की जो उनकी जो वो डिफाइनिंग चीज़ें हैं, उस मौके पे उन्होंने क्या किया। ये जो हम सुनी सुनाई बातों पे हम चलाते हैं ना, ये सब सुनी सुनाई बातें सब गलत है। खूबसूरती से जवाब दिया है, मतलब यानी कि कहते हैं कि काउंसलिंग के साथ आपको एक मैसेज कन्वे होना। मुझे ये बताइए कि जब भी आप किसी से मिलती हैं या पहली दफ़ा कभी मिली हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट क्या आता है आपकी शख्सियत पे? या चलिए एक बता दें, देखिए आई एम बियॉन्ड दैट। अब क्या मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सा देखें, बात सुने। मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ। देखें, बीइंग अ वुमन इन पॉलिटिक्स, वेयर आर यू आर नोवेयर, यू आर एट द बॉटम ऑफ द रंग। मैंने दुनिया में काम किया हुआ है 180 नेशनैलिटीज़ के साथ, 120 के साथ, दुबई में, अमेरिका में। वहाँ पे क्या होता है, मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे टॉप ऑफ द रंग जो होता है ना, वो गोरा होता है, उसके बाद अरब होता है, उसके बाद हमारे जैसे ब्राउन्स होते हैं, और ब्राउन्स में सबसे नीचे पाकिस्तानी होते हैं। ठीक है, हमने ज़िंदगी इसी तरह गुजारी। मतलब वो आप अपनी इज़्ज़त फिर अर्न करते हैं ना। अभी क्या हालात है, अभी सियासत में है, ठीक है, खातून हूँ, ठीक, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे पीछे से पकड़ के धक्का दे रहा हो सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के। तो क्या होता है कि जो हायरार्की होती है ना, उसमें खातून को तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में कहाँ जगह मिलती है। आपको तो लोग इस काबिल नहीं समझते कि आपसे बात डिस्कस करें। यू आर ऑन द साइड। जिस दिन हमारी पॉलिटिक्स में ख़वातीन को आगे जगह मिलेगी साथ बैठने की, और बैठते तो हम हैं, लेकिन मतलब एक तरीका जो मेरी एक्सपीरियंस, क्योंकि जो मैंने दुनिया में प्रोफेशनली देखा, आई एम नॉट अ हाउस वाइफ, आई एम अ प्रोफेशनल वुमन। मैंने जो काम किया आगे खड़े होके, बराबर खड़े होके किया। तो
میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ پالیٹکس میں ہماری وی شوڈ ناٹ بی somebody else's voice, we should have our own voice. ایز میں اپنی آواز بنا لوں وہ تو میری محنت ہوگی نا, لیکن ایز جینڈر بائس بہت زیادہ ہے ہمارے, بہت زیادہ, اور اس سے کم ہونا چاہیے. لیکن آن اسکرینز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جینڈر بائسز خاصی حد تک اب ختم ہو گیا. تو مردوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے کہ خواتین ہی خواتین اسکرین میں تو آپ خاتون کو لے کے آتے ہیں اس کی شکل کی وجہ سے, اور خاتون کی وجہ سے آپ کی اسکرین کی نمائش اچھی ہو جاتی ہے, اور اگر خاتون اچھا بول لے تو پھر جام لگ جاتے ہیں. سو اسی لیے آپ کی اینکرز دے پریفر talk shows ki anchors, a lot of them, to be women. If they are smart women, so they like it. Even for the guest selection parties میں, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, different parties, ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر نا جو بحث ہو رہی ہے خواتین کی ہی ہو رہی ہے, یا تو مقدمہ اچھا لڑ رہی ہیں. وہ ایک بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہ اسکرین کی ظاہر اپیرنس اچھی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ مقدمہ بھی زیادہ اچھا لڑ رہی ہیں, فور فرنٹ پہ ہو کے اپنی پارٹی کا مقدمہ لڑتی ہیں. اس لیے کیونکہ خواتین جو ہے نا اتنی دوگلی نہیں ہوتی شاید, کیونکہ اس میں دوگلا میں دوسروں کو نہیں کہہ رہی, مقصد یہ کہ سسٹم کا پارٹ نہیں ہوتی نا. جب آپ سسٹم, جتنی زیادہ آپ سسٹم کے حصے ہو جاتے ہیں نا, اتنا آپ سب کو گول کر کے سب کو لپیٹ کے بات کرتے ہیں. جب آپ انگلوں سے مٹی جھاڑنے والے کام ہوتے ہیں پھر نہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ کون کون ناراض ہوگا, کون انگلی اٹھائے گا, کون بولے گا یہ کیوں کر رہے ہو, تو پھر آپ ذرا سب کو لے کے چلتے ہیں نا, کسی کو ناراض نہیں کرتے. جب آپ سسٹم میں نئے ہوتے ہیں یا آپ اتنا زیادہ اس کے زیر اثر نہیں ہوتے, آپ کے اتنے سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے نا, زیر عتاب نہیں ہوتے, جو بھی کچھ ہے, تو پھر آپ کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا, اور آپ جو دل کی بات ہوتی ہے جس طرح میں کرتی ہوں اور میرا خیال ہے یہی یوں ہی ہونا چاہیے. اگر ہم بھی وہ بن گئے جو باقی سب ہیں تو پھر کیا فرق رہا, پھر وقت ضائع کرنے کی کیا, پھر انہی کو بٹھا لیں. اچھا بس جاتے جاتے ایک چھوٹا سا سوال, آج کل بہت پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی ہے, چھوٹا سا کامنٹ کر دیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ سے آپ ہیں, گورنمنٹ واقعی جا رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ایسے یہ تو دیکھیں نا سیاست میں, یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ ہم کنسٹرکٹیو بات نہیں کر سکتے. ہم پاکستان میں دیکھیں 70% below the age of 30 ہیں, بھائی آپ ان کی بات کریں, آپ یوتھ کو آگے لے کے آئیں. آپ کا تو ایک اتنا بڑا سیلاب ہے ینگ لوگوں کا جن کو آپ انگیج نہیں کر رہے, جن کو آپ لے کے نہیں آ رہے مین سٹریم میں. تو یہ بس اپنی فوٹو ٹی وی پہ لگانا, اپنا زیرو سے ہیرو بنانا, میڈیا ایک ہی بات کو بار بار دہرانا, ایک ہی بات کو جس کے اندر سبسٹنس دیکھنے والے کو بھی پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. اب تو ڈاکٹر صاحب معلوم ہو جاتا ہے کہ جو صاحب آئے انہوں نے کہنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, واز نائس ہیونگ یو. وقت ختم ہو گیا ناظرین, لیکن جانے سے پہلے پھر ایک چھوٹی سی بات جو میں نے کنفرمیشن لی کہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی ہے. چلیں اللہ حافظ.